डिस्क हमेशा कहाँ निकलती है? पोस्टीरियर साइड। तो हम लोग व्यू की बात कर रहे हैं। एक सामने का हिस्सा, ये क्या है? एंटीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू, जब आप किसी के भी बैक में हाथ लगाते हैं, बोलते हैं यहां दर्द हो रहा है क्या, यहां दर्द हो रहा है, तो आप कभी भी डिस्क को टच नहीं करते हैं, इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आप किसको टच कर रहे हैं? स्पाइनस प्रोसेस को टच कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो अंदर की जो डिस्क है उसके अंदर मूवमेंट होती है, उसके अंदर कंप्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से दर्द बढ़ जाता है पेशेंट को। आपने दबाया, बोले यही दर्द हो रहा है, पेशेंट बोलता है हाँ यही दर्द हो रहा है। ठीक है, ये पोस्टीरियर व्यू, ये एंटीरियर व्यू, और ये आपका जो साइड से आप देखते हैं ये है सजाइटल व्यू। ठीक है, आ रहा है। फिर एक व्यू आता है एक्सियल व्यू। एक्सियल व्यू, एक्सियल व्यू हमारा ये है। डिस्क को जब आप देखते हैं ऊपर की तरफ से, ये हमारा एक्सियल व्यू। तो 4 तरीके के व्यू हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली क्लास को आगे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते? अभी भी रुकना है थोड़ा? दीप्ति जी, माइक ऑन करिएगा। सर 5 मिनट और हो जाए सर, 5 मिनट और। 129 लोग हुए हैं, थोड़ा सा और रुक ठीक जाइए। है, ठीक है। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है तो एक दो क्वेश्चन ले लेते जरूर हैं। जरूर जरूर। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? इसके अंदर से किसी को डाउट है क्या? नविता जी, पूछिए। मैं आपको जी अनम्यूट करता पूछिए। हूँ, ठीक है? आप एक एक करके हैंड रेस करिए। पहले नमिता जी, ओके, हैंड रेस करिएगा। हैंड रेस से ही पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो। ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ज्यादा डिले नहीं करना है। सौरभ जी, ये चीज ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक है, है सर, ठीक हम है सर। लोग 9:10 पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगली बार से सभी लोग ध्यान रखिएगा, 9 बजे तक सभी लोगों को आ जाना है। ठीक है, 10 मिनट पहले से ही हम लोग ग्रुप को ऑन कर देंगे ताकि 9 बजे से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाए, वरना लास्ट की तरफ डिले होगा। बताइएगा, क्वेश्चन जरूर पूछिए। जरूर सर, 2 मिनट में चालू कर दीजिए आप। ठीक है, 9:10 आप पे हम लोग शुरू करेंगे क्लास को। अनिल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बोलिए बोलिए। अनम्यूट हो रही है? हेलो। अशोक जी आप बोलिए, वरना अशोक जी ने हाथ खड़ा कर रखा है। अशोक जी आप बोलिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं ना? अनेबल टू अनम्यूट, ओके, वेट वेट वेट। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताइए। सर अनम्यूट ही नहीं हो रहा था, कैसे बात करेंगे? ठीक है, ठीक है, आप पूछिए, आप पूछिए, क्या पूछिए। पीछे सर ने बात की थी, एक टॉपिक बताया था, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। जी उसके जी, बारे में जानना चाह रहा था, वो क्या होती आएगा है? सर, क्योंकि सब कुछ आएगा। सर मेरे पास हम एक लोग पेशेंट बहुत। है। जी अरविंद सर ने टॉपिक में बताया तो था, लेकिन वो मैंने उनसे ट्रीटमेंट पूछा, उन्होंने बताया नहीं। मेरे पास एक पेशेंट है, उसी का सेम कुछ जो उन्होंने सिम्टम बताए थे, तो मुझे जी। वही लग रहा है कि वो मेरा पेशेंट वो इसी का ही है। तो उसी के बारे में थोड़ा, अगर आज की उसमें आएगा टॉपिक तो फिर बात करने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं, अगर। उसमें उसमें देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी हम लोगों ने जो शुरुआत में क्या रखा है, शुरुआत में कंप्लीट थ्योरी है। ठीक है, शुरुआत के जो कुछ दिन की जो हमारी क्लासेस रहेंगी, 7 to 8 क्लासेस, उसके अंदर स्पाइन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, मेन बुलेट पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आज की क्लास के अंदर भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 20 पॉइंट्स होते हैं वो सारे तो नहीं हो पाएंगे, तो जितने भी हो जाएंगे हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है जी, बहुत सारी थैंक यू। चीजें आएंगी उसके अंदर, आपको आप थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट करिए बस। जो भी टॉपिक मैं शुरू करूंगा वो इस तरीके से हम खत्म करेंगे कि आपको उसके बाद कहीं पे भी कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक एक चीज आप उसके अंदर समझ पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज शुरू कर अभी, दीजिए क्लास। हाँ, क्लास को अब हम लोग ना कंटिन्यू करते हैं। जी सर। क्लास को अब डिले नहीं करेंगे हम। जी 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 सर, आज ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसको, ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए। मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज, एक चीज आ नहीं रही है इसमें। एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस। एक सेकंड लगेगा मुझे बस।
ठीक है ठीक है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसके अंदर स्पाइन के जो हमारे बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है उन्हीं चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे वो हम लोग आगे सारे डाउट्स लेंगे आपके। ठीक है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि हमारा ये क्लियर नहीं हो रहा है, सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएंगे आपके। मेरी स्क्रीन आ रही है, आपको देख पा रहे हैं? आ रही है स्क्रीन, आ रही जी है सर, मेरी? जी सर, जी सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हम लोग सीधे देखिए, हम लोगों ने उस दिन व्यू वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था, पार्ट्स वाला, स्पाइन के पार्ट्स वाला भी कंप्लीट हो गया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अभी जितना बता रहे हैं उतना आप ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी इसके अंदर। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्क आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे कि डिस्क को आप कैसे करके पहचान सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना, L4 L5 की जो डिस्क है वो आपकी निकल गई है, या L5 S1 की जो डिस्क है वो निकल गई है, तो इसको कैसे करके पहचाने। कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि हमें ये लगता है कि डिस्क एक्चुअल में क्या है। देखिए, हमेशा क्या ध्यान रखना है, अगर आप नीचे वाले पार्ट के इमेज में आप देखें जहां पे लिखा हुआ है L5 और S1, हमेशा एक बात को क्या ध्यान रखना है, डिस्क जो होती है दो वर्टिब्रा के बीच में होती है। पहली चीज क्या ध्यान रखना है, दो मनकों के बीच में आपकी डिस्क पाई जाती है। तो जब भी हम लोग बोलते हैं L5 S1 की डिस्क बल्ज हुई है, तो इसका मतलब क्या है, तो L5 वाला जो मनका है और L5 वाले मनके के बीच में जो डिस्क पाई जाएगी, तो उसकी जो नाम होगा तो क्या होगा, L5 S1। बताइए, बात समझ में आई? अगर कोई डिस्क लिखी हुई है L4 L5, तो इसका मतलब क्या है, L4 वाला मनका और L5 वाला जो मनका है उसके बीच में जो डिस्क है उसकी बात हो रही है। जब लिखा रहता है L3 L4, तो उसका मतलब क्या है, जो L3 वाला जो मनका है और L4 वाला जो मनके के बीच में जो डिस्क पाई जा रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब भी रिपोर्ट के अंदर लिखा रहता है L4 L5, L5 S1, या ये आपका लिखा रहता है C4 C5, तो इसका मतलब क्या है, हमेशा ऊपर वाला मनका पहले रहेगा, उसके बाद नीचे वाला मनका। तो दो मनके के बीच में जो डिस्क है उसकी नेमिंग का मतलब क्या हो गया, तो देखिए इस तरीके से रहेगा आपका लिखा जो रहता है वो इस तरीके से, 5 नंबर में 5 डिस्क पाई जाती है, L1 L2 L2 L3 L3 L4 L4 L5 और L5 S1। बताइए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, आज के बाद क्या डिस्क आइडेंटिफिकेशन में कभी किसी को दिक्कत आएगी? बताइए, अगर आपको समझ में आया है ये टॉपिक तो थम्स अप करिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, कौन है जो समझ नहीं पाए? आप बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से समझिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे ये हम मन के वर्टिब्रा को आप देखिए, तो ऊपर वाला जो वर्टिब्रा है और नीचे वाला जो वर्टिब्रा है, इन दोनों के बीच में जो पाया जा रहा है वो क्या है, डिस्क है। अब अगर आपको नेमिंग में कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे करके ध्यान रखिएगा, ऊपर से जब हम लोग लंबर का वर्टिब्रा ऐसे करके देखते हैं तो जैसे ही वो कर्व शुरू हो जाता है ना, कर्व कर्व जैसे ही आया वो आपका क्या होगा, S1 होगा। हमेशा ध्यान रखना, कर्व क्या हो गया, S1। कर्व के ऊपर कौन सा होगा, L5, उससे ऊपर कौन सा होगा, L4, उससे ऊपर कौन सा होगा मन का, L3, फिर L2, फिर L1, इस तरीके से रहता है। बहुत ही बढ़िया, समझ पाए? तो आज के बाद अगर कहीं पे लिखा हुआ है C2 C3 डिस्क बल्ज हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, C2 वाला जो मनका है और C3 वाला जो मनका है, इसके बीच में जो डिस्क पाई जा रही है उसकी बात हो रही है। बहुत क्लियर, हमारा बिल्कुल क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, शानदार, मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, लंबर वाले एरिया में जो डिस्क पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 5 डिस्क पाई जाती है। नेमिंग कैसे होती है, अगर आप नीचे से शुरू करेंगे, कमर से शुरू करेंगे नीचे वाले एरिया से, तो L5 S1, L4 L5, L3 L4, L2 L3, L1 L2। आज के बाद बताओ किसी को भी कंफ्यूजन होगी? जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं आज की, सभी लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, भूल जाएंगे आप, वरना जो भी चीज नोट करने जैसी लगती है आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति परेशान हो नोट्स के लिए या क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए भी। हमारी क्लास जितने भी होगी वो इस तरीके से रहेगी कि आपको हाथ के हाथ यही याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चंस अभी हम नहीं लेंगे, क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में लेंगे।
तो कोई भी हैंड रेज अभी नहीं करेगा। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक बीच बीच में आप करते रहा करिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद एक और नया टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए, एक रूल होता है। एक रूल क्या होता है, जब आप कमर दर्द को देखते हैं तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? क्लियर ये होना चाहिए कि जैसे कि आप जब डिस्क बल्ज किसी को भी होती है, जैसे यहाँ पे आज हम यहाँ देखते हैं, किसी को भी अगर कमर में डिस्क बल्ज होती है तो अक्सर कहाँ पे होगी? L4 L5 L5 S1, दो डिस्क में इतना कॉमन है कि आप 80 to 90% पेशेंट को यहीं पे डिस्क बल्ज मिलेगी। ठीक है, उसकी वजह से कमर में भी दर्द है, पैरों में भी दर्द है, मल्टीपल चीजों में दर्द होता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपने भी देखा होगा कि अगर डिस्क बल्ज ऊपर हो जाती है, जैसे D10 D11 में, डी का मतलब क्या है? डोर्सल वाले मनके की बात हो रही है। अगर हो गई है L1 L2 में या L2 L3 में, तो आपने देखा है कि कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो जाती हैं। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो थम्स अप करिएगा। ठीक है, लंबर में भी कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है अगर आपके डोर्सल एरिया में डिस्क बल्ज हुई है या फिर लंबर वाले एरिया में ऊपर की तरफ हुई है। तो ऐसा क्यों होता है, हमें समझना पड़ेगा। अगर आपको ये कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आज के बाद पेशेंट को भी समझाने में बड़ा आसान होगा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये आप देखिए, ये L1 का मनका है, ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये L1 का मनका है, उसके नीचे L2 का मनका है, उसके नीचे L3 का मनका है, उसके नीचे L4 का मनका है। तो यहाँ तो हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो ही रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो लेकिन यहाँ पे जब हम समझ रहे हैं तो बीच में जो डिस्क पाई जा रही है, L1 और L2 के बीच में जो डिस्क पाई जा रही है, इसका नाम क्या होगा? L1 L2। बोले सर L2 L3 के बीच के डिस्क का नाम क्या होगा? L2 L3 का। अब यहां से हम देख रहे हैं एक रेड लाइन जा रही है ऊपर से। कहां से आ रही है? एक रेड लाइन जा रही है, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, जो आपके ब्रेन से भी आ रही है। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी अगर हम थोड़े सरल शब्दों में बोले तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स नर्व। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स नर्व। स्क्रीन क्या विजिबल है मेरी? एक बार बताइएगा, थम्स अप करिएगा। जिसके भी आप फोन में देख रहे हैं तो आप देखिएगा सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है, आपके उसमें ही शायद प्रॉब्लम हो रही होगी। तो बीच में से जो नर्व आ रही है वो क्या है? ट्रांसवर्स नर्व। अच्छा, एक चीज मेरे को बताइएगा कि घर में जब आपके बिजली आती है तो बीच में बहुत सारे खंबे हैं, बीच में बहुत सारे ट्रांसफार्मर हैं और मल्टीपल चीजें हैं, उसके बाद जाके घर में बिजली आती है। ऐसा है कि नहीं है? बताइए। ये चीज पूरा अभी मैं दिखा भी नहीं रहा हूं आपको, ठीक है, पूरा मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं, जितना मैं दिखा रहा हूं उतना ही आप देखिए कि अब जैसे देखिए, घर में जो बिजली आ रही है आपके, वो डायरेक्ट कभी नहीं आती है, अलग अलग जगह से, स्टेशन से होते होते आती है। अच्छा ये बताइए, अगर एक स्टेशन में बिजली कट हो जाए तो घर तक बिजली आ पाएगी क्या? नहीं आएगी। जैसे आपके एरिया में ट्रांसफार्मर ही फूक गया तो आपके घर से जितने भी घर जुड़े हुए हैं उस ट्रांसफार्मर से, वो सारी बिजली कट हो जाएगी, बाकी दूसरे एरिया में बिजली आ रही है। अब ऐसे करके आप समझिएगा, जब आपके ऊपर से, जैसे स्पाइन के अंदर जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो ऊपर से ब्रेन से आ रही है, अगर बीच में कहीं पे भी कट लग जाता है तो नीचे सिग्नल नहीं जाएगा। जो एग्जिटिंग नर्व रूट से भी जो सिग्नल जाने चाहिए वो सारे सिग्नल नहीं जा पाएंगे। बताइए, ये चीज समझ पाए आप? तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि जितना ऊपर डिस्क बल ज्यादा होगा, पेशेंट की सीवियरिटी उतनी ज्यादा होगी। कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नीचे का एरिया बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, कि डिस्क बल्ज हुई थी, यहाँ पे गिरे थे, एक्सीडेंट हुआ था कि D10 D11 में चोट लगी थी और इतना सीवियर डिस्क बल्ज था, उसकी वजह से नीचे का हिस्सा काम ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि नीचे की सप्लाई तो है ही नहीं, बिजली जा ही नहीं रही है। एक एग्जाम्पल से मैं और आपको समझाऊंगा। जो मेरा एक केस मैंने देखा था, उस व्यक्ति की उम्र थी 22 साल और वो अपने गांव में गया हुआ था और उसको क्या हुआ था, गोली लगी थी, मतलब हो गया होगा, गोली मार दी किसी ने। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो आगे भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें क्या है कि गोली लग गई थी, गोली लगने की वजह से क्या हुआ, डोर्सल वाला जो एरिया है, जो ट्रांसवर्स नर्व ऊपर से आ रही है, ये नर्व क्या हो गई थी, उसकी जल गई थी, बर्न हो गई थी। ठीक है, ये जल गया था। तो जलने की वजह से क्या हुआ, नीचे के सिग्नल सारे कट, और नीचे के सिग्नल कट होने की वजह से नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज थी। ठीक है, शुरुआत में उसके हाथ भी काम नहीं करते थे, पैरों भी काम नहीं करते, बाद में उसकी अपर बॉडी काम करने लगी, लेकिन लोअर बॉडी काम नहीं कर रही थी, पैर भी सूखते ही चले जाते हैं। तो हमें एक चीज पता चल रही है, अगर कंप्रेशन ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगा तो नीचे के सारे सिग्नल कट हो जाएंगे।
समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए क्या होता है, केस भी कॉम्प्लिकेटेड सबसे ज्यादा होता है जिनके भी L1 L2 में दिक्कत है या L2 L3 में दिक्कत है। आपने भी देखा है, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, कि बोले सर L4 L5 L5 S1 वाले केस ठीक हो जाते हैं, लेकिन L1 L2 वाले केस ठीक नहीं होते जल्दी से। देखा है कि नहीं देखा है? अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं तो थम्स अप जरूर करिएगा, बताइएगा ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होगा ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो सिग्नल को फिर से जब आप रिस्टोर कर देंगे तो ये चीज हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्स नर्व और एग्जिटिंग नर्व रूट। एग्जिटिंग नर्व रूट क्या है, जब आप स्पाइन को इस तरीके से देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसे येलो येलो वाले हिस्से दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ निकल रहे हैं, दोनों तरफ। अब स्पाइन क्या है, आपके बीच में है, और इधर भी बॉडी है इधर भी बॉडी है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ बॉडी है कि नहीं है? ये वाले हाथ को भी काम करवाना है, ये वाले हाथ को भी काम करवाना है, तो दोनों तरफ सिग्नल प्रॉपर जाने चाहिए। अगर एक तरफ सिग्नल जा रहा है अच्छा, एक तरफ सिग्नल नहीं जा रहा है, तो एक तरफ में दिक्कत आने लगेगी। इसीलिए आप देखते हैं साइटिका वाले पेशेंट बोलते हैं सर हमारा एक पैर ठीक है, एक पैर में बड़ा दर्द है। तो क्या हुआ है, एक तरफ की जो नर्व निकल रही है ना, वही कंप्रेस हो गई है। वो जो कंप्रेस्ड नर्व है उसको क्या बोलते हैं, एग्जिटिंग रूट नर्व। क्या बोलते हैं, एग्जिटिंग रूट नर्व। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो थम्स अप करिएगा, ताकि मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ पाऊं कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। मुझे आपके थम्स अप देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे लास्ट की तरफ, हम लोग बहुत आगे भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक इमेज दे रखी है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक इमेज दे रखी है जिसमें आपको बताया गया है कि C1 C2 C2 C3 C3 C4 किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो C1 वाला जो मनका है, जो क्या है आपकी ऑसिपिटल वाली जो बोन है, वो आपकी बिल्कुल फिक्स्ड है, ऊपर की तरफ बिल्कुल लॉक्ड है इस तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए आप कभी भी, जैसे आप देखेंगे गर्दन बिल्कुल आप खींचेंगे भी तो पूरी बॉडी खिंचती है। जब एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, आपकी वो बोन इस तरीके से डेवलप होती है कि ये लॉक बन जाता है। ठीक है, तो कई बार वो वाले मनके में जब C0 C1 में प्रॉब्लम आती है तो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है इशू। ठीक है, वो भी उसके लिए हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। यहाँ पे जो हमने देखा है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिस्क है, कैसे करके आप मनके को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। सही है कि नहीं सही है? ठीक है, चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, क्या मेरा ये डॉट आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? अच्छा, स्क्रीन के ऊपर डॉट आ रहा है, देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। देखिए मैंने अभी जो आपको बताया है इसमें, ये वाला जो सर्वाइकल का जो मनके है, इसके बीच में जो डिस्क है, इसी के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा करी है। बाकी वो उसमें आप ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है हमें। हमने आपको यही बताया है, जो आपका पहला वाला जो मनका होता है वो आपका क्या है, स्कल के अंदर बिल्कुल फिट रहता है। ठीक है, वो स्कल के अंदर फिट रहता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो वो हड्डी इस तरीके से बनती है कि वो लॉक हो जाता है आपका। जब आप स्कल को ऐसे करके खींचते हैं या ट्रैक्शन देते हैं तो पूरी बॉडी खिंचती है ना, पूरी स्पाइन खिंचती है। तो पूरी स्पाइन इसीलिए खिंचती है क्योंकि वो लॉक पे फिट है बिल्कुल। ठीक है, यही बताया है मैंने आपको। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं, आगे के कुछ कॉन्सेप्ट और भी है, उसको भी हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, जैसे अच्छा कमेंट्स में बताइएगा कि कितने लोग जानते हैं ऑलरेडी कि स्पाइन हमारी कहाँ तक आती है। अगर हम बात करें ना, स्पाइनल जो कॉर्ड है हमारी ब्रेन से, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, वो आपके कौन से वाले मनके तक आती है? कोई बता सकता है क्या? अगर बता सकते हैं तो कमेंट्स जरूर करिएगा। कमेंट्स क्या आप कर सकते हैं, कमेंट्स करिएगा कि कहाँ तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बोल रहे हैं L5 तक, कुछ लोग बोल रहे हैं कॉक्सियल तक, कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं L1 तक। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग S1 तक भी बोल रहे हैं, टेल बोन तक बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कई लोगों के बहुत सारे डाउट भी है इसमें। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और बहुत बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए था। लेकिन देखिए कई लोग बोल रहे हैं टेल बोन तक, टेल बोन तक, T12 तक, S1 तक, ठीक है, D12 तक की कई लोग भी बोल रहे हैं।
ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, कुछ लोग गड़बड़ हो रही है, कुछ लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो देखिए, मैं आपको इमेज के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि आपकी एक्चुअल में आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ तक आ रही है। उसके बाद आप देखिएगा, ध्यान से आप समझिए, पहले पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए, कर्सर, मेरा कर्सर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं जो डॉट जो आ रहा है? यस नो में आप बताइएगा, आप देख पा रहे हैं इसको? बहुत ही बढ़िया, थम्स अप, यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला इतना एरिया, यहाँ तक, ये लास्ट में आपका ये D12 तक आपका, D12 तक आपका स्पाइनल कॉर्ड है, D12 L1 तक आपका स्पाइनल कॉर्ड आती है। उसके बाद आपका ये वाला एक एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। यहां से आप ऐसे समझिए कि जो एक पाइप की तरह एक मोटी, जो ऐसे करके समझिए एक मोटा पाइप, अब छोटे छोटे रेशेदार उसमें बढ़ गया। जैसे घोड़े की पूंछ आपने देखी है, घोड़े की पूंछ जिस तरीके से उसके बाल अलग अलग रहते हैं, बिल्कुल इन द सेम वे ये वाला एरिया आपका रहता है, लंबर वाला एरिया। ठीक है, अगर ये भी, अगर जैसे ये ऐसा नहीं रहता, अगर ये बिल्कुल इस तरीके से रहता तो बहुत ज्यादा सीवियरिटी हो जाती है। इसीलिए क्या है, ऊपर वाले एरिया में जब डिस्क बल्ज हो जाती है तो सीधे वो क्या करती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करती है, इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब लंबर में डिस्क बल्ज होती है तो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डा इक्विना। अच्छा, कितने लोगों को याद है कि डिस्क बल्ज के ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग कॉर्डा इक्विना फॉर्मूले का भी यूज करते हैं आप लोग? कॉर्डा इक्विना प्लस, कॉर्डा इक्विना, कॉर्डा इक्विना प्लस प्लस करते हैं ना, सभी लोग करते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए हैं क्यों करते हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया को आप क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, कॉर्डा इक्विना को स्टिमुलेट कर रहे हैं। और यही एक कारण है, जब लंबर में डिस्क बल्ज हो जाती है तो पेशेंट कहता है कि सर मेरे ना काफ मसल में पेन आ रहा है। कुछ पेशेंट कहते हैं सर मेरे ना थाइज में पेन आ रहा है, सामने के पार्ट में, और कहीं दर्द नहीं है, सामने के पार्ट में दर्द है। तो ये क्या है, छोटे छोटे फाइबर्स हैं। तो यही फाइबर क्या करते हैं, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो बढ़ जाते हैं। तो एक फाइबर दब गई तो एक सिम्टम आएगा, दो फाइबर दब गई तो दो सिम्टम आएंगे। इसीलिए आप देखना, साइटिका वाले सारे पेशेंट के सिम्टम एक जैसे नहीं है। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम अलग अलग भी रहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों होता है। और देखो भगवान ने क्या जबरदस्त संरचना करी है। भगवान जानता था ये लोग डिस्क बल्ज करेंगे, लंबर वाले एरिया में हमेशा प्रेशर ज्यादा रहता है पूरी बॉडी के कंपैरिजन में, एक सर्वाइकल वाले एरिया में और एक लंबर वाले एरिया में। तो लंबर वाले एरिया में भी कहाँ पे, L4 L5 S1 में। तो आप देखिए उसी एरिया में उसने क्या करा, नर्व को डिवाइड कर दिया। अगर वो नहीं करते ना तो जिसको भी डिस्क बल्ज होती वो डायरेक्ट पैरालाइज्ड होता। बताइए आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते? करते हैं तो थम्स अप करिएगा। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं सभी लोग, जितने भी लोग नए हैं पुराने हैं? मेरे को लगता है कि इसमें नए और पुराने का कोई बात ही नहीं है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सबको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो हमें क्या चीज पता चल गई है कि जब भी नर्व कंप्रेशन लंबर वाले एरिया में होता है तो कहाँ पे हो रहा है, क्वाडा इक्विना वाले एरिया में। अब देखिए, अच्छा ये बताइए कि जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के वक्त, अभी जैसे सिजेरियन सबसे ज्यादा कॉमन होता चला जा रहा है, सी सेक्शन से डिलीवरी होती है तो इंजेक्शन लगाया जाता है कमर के ऊपर। अच्छा ये बताइए, कोई भी व्यक्ति, क्या वो इंजेक्शन कभी भी थोरेसिक पे लगाते हैं? कभी भी कोई लगाता है थोरेसिक पे? नहीं लगाता है। वो कहाँ लगा रहे हैं, वो लंबर वाले एरिया में लगा रहे हैं। लंबर वाले एरिया में लगाने का सबसे बेसिक रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, क्वाडा इक्विना है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाएगा ना तो पेशेंट आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए कि इसीलिए जब आपके कमर में इंजेक्शन लग रहा है तो वो दर्द रह जाता है। रह जाता है कि नहीं रह जाता है? रहता है या नहीं रहता है? अच्छा, आप जितने भी पेशेंट, लेडीज पेशेंट को आप देख रहे हैं, कमर दर्द वाले को, आप देखिए, पूछिए कि कितना साल पुराना दर्द है ये तुम्हारा, 10 साल, 15 साल? जब आपका बच्चा हुआ था सिजेरियन से, तब ये क्या शुरू हुआ था क्या? तब ये शुरुआत में दर्द कम होगा, हल्का कमर में दर्द रहता था, भारीपन रहता था। लेकिन जैसे जैसे वो समय चला गया तो ये दर्द अब बढ़ता ही चला जा रहा है। अब पैरों में भी दर्द आ रहा है, कमर में भी दर्द आ रहा है, साइड की मसल्स भी बिल्कुल हालत खराब है। तो ऐसा होता ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे चल के हम लोग मल्टीपल चीजों के लिए बात करेंगे। हमारे पास भी ऐसे पेशेंट है जो 10 साल से जिनको दिक्कत है। आप ये समझिएगा कि अगर शुरुआत में जो उनको हल्का पेन था और बाद में जाके वो डिस्क बल्ज कैसे बना,
वो भी हम लोग एक जर्नी को समझेंगे आगे की क्लास में आने वाली। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ आपका एक ऐसा बेस जिसके ऊपर रख के आप पूरे न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पेशेंट को बेहतरीन कर सकते हैं, और आने वाले समय में आप ऐसे लोगों को भी तैयार कर पाएंगे कि जिनको आगे बहुत जबरदस्त, जैसे होता है ना, मैं इसको शब्दों में बयां कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि शायद शब्दों में थोड़ा सा मैं कच्चा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे भावनाओं को समझ लीजिएगा खाली। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को हमने पूरा कर लिया है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक नर्व रूल है। नर्व रूल क्या कहती है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऐसे ही समझते हैं नर्व रूल क्या है। नर्व रूल का नाम से खाली नर्व रूल करते हैं, और मैं शब्दों में पहले बताऊंगा, फिर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। ठीक है, तो नर्व रूल क्या कहती है? नर्व रूल ये कहती है, सर्वाइकल वाले एरिया में, सर्वाइकल वाले एरिया में जो भी आपके सर्वाइकल के जो मनके हैं ना, तो मनके के ऊपर से भी नर्व निकल रही है, नीचे से भी नर्व निकल रही है, तो उसके क्या है, नाम होती है। जैसे हम लोग एमआरआई के अंदर देखते हैं, सर C4 वाली नर्व दब गई है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, लिखा रहता है रिपोर्ट में, C5 वाली नस दब गई है, C6 वाली नस दब गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो सर्वाइकल वाले एरिया में जितने भी जो नर्व है, ध्यान से समझिएगा, जो मस्तिष्क के, वो क्या है, आपके मनके के ऊपर से, जैसे C2 वाली जो वर्टिब्रा है, उसकी जो नर्व है वो उसके ऊपर से निकलती है। यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे देखते हैं आप, मैं स्क्रीन को लेकर आ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे, ये C2 वाला जो मनका आप देख रहे हैं, तो C2 वाले मनके की जो नर्व है वो कहाँ से निकल रही है? ऊपर से निकल रही है। बोले सर ऊपर से निकल रही है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है हमें। बोले C3 वाले मनके की नर्व वो कहाँ से निकल रही है? C3 के ऊपर से निकल रही है। तो ये रूल हमेशा ध्यान रखना है, सर्वाइकल वाले एरिया में जितने भी मनके हैं, उनकी जो नर्व है वो मनके के नाम के ऊपर से निकल रही है। बताइए, बात समझ में आ गई है? तो थम्स अप करिएगा, कभी मत भूलिएगा। ठीक है, हम लोग आएंगे आएंगे आएंगे, जो लोग थोड़ा सा ज्यादा जल्दीबाजी मत दिखाइए विजय जी, हम लोग आएंगे आगे, उसी के ऊपर बात करेंगे, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ गया? बोले सर C2 वाली जो नर्व है वो कहां से निकल रही है? C2 वाले मनके के ऊपर से निकल रही है। C3 वाली जो नर्व है वो कहां से? C3 के ऊपर से है। C4 के ऊपर से है। ठीक है, हाँ जी, मैंने पहले बताया था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग नए भी हैं, तो हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, आज ये हमारा टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। आज के बाद किसी को रिकॉर्डिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक एक चीज आपको याद हो जानी है। ठीक है, तो हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। बोले बाकी जितने भी वर्टिब्रा हैं, वो वर्टिब्रा में क्या है, वो जितने भी नर्व है वो कहां से निकलती हैं? नीचे से निकलती है। बताइए, बात समझ में आई? कि बोले सर L1 वाला जो मनका है, इसकी जो नर्व है वो कहां से निकल रही है? L1 के नीचे से। ठीक है, तो L2 वाला जो मनका है, L2 वाले जो मनके की जो नर्व है वो कहां से? L2 के नीचे से। L3 वाले के L3 के नीचे से। तो ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो बोले सर थोरेसिक वाले एरिया में, उसमें भी नीचे से निकलती है। T1 की जो नर्व होगी T1 के नीचे से, T2 वाली जो नर्व होगी T2 के नीचे से। आप लोगों ने क्या सुना है? C8 की नर्व दब गई है, सुना है क्या आप लोगों ने? बताइएगा, थम्स अप करके बताइएगा, सुना है? बोले सर C8 की नर्व कंप्रेस हो गई है। अभी आ रहे हैं हम लोग, मैं ऊपर ही कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा आप वेट करिए। ठीक है, अब आपने जो सुना है C8 की जो नर्व वो कैसे दबती है, कि जैसे C7 वाला जो मनका है, ठीक है, C7 वाला जो मनका है, C7 वाला जो मनका है, इसकी नर्व कहां से है? ऊपर से है, C7 की। ठीक है, T1 वाला जो मनका है उसकी कहां से है? T1 के नीचे से है। ठीक है, तो इसके बीच में से जो नर्व निकल रही है वो कौन सी हो जाएगी? C8। तो आज के बाद कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बोले सर मन के तो 7 होते हैं, तो C8 वाली नर्व कहां से आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही है, नहीं दिख रही है? एक बार सभी लोग बताइए, स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी लोग? आ रही स्क्रीन है जो सर। मैंने बहुत बढ़िया, शानदार। जिनके भी नहीं आ रही है आप अपना कनेक्शन चेक करिए। ठीक है, तो बताइए C8 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? C8 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया? यस करके आप बताइएगा अगर C8 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, डाउट मत रखिएगा कहीं पे भी। ठीक है,
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं मेरा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आप लोग जब जवाब देते हैं, जैसे जैसे पूछ रहे हैं, आप थम्स अप कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं आप लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आवाज तो नहीं आ रही है मुझे, तो कहीं ना कहीं मेरे को ही कांटेक्ट करना पड़ रहा है आपसे। तो ऐसे करके हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंजूसी मत करिएगा, थम्स अप के लिए कंजूसी मत करिएगा, थम्स डाउन के लिए भी अगर समझ में नहीं भी आए तो भी आप बता सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने बेहतरीन तरीके से हम समझा पाए आपको। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक रूल आता है अब, बहुत ही बेसिक सा रूल है C8 का। देखिए C8 का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। रिंकू जी एक बार दोबारा बताइए C8 का। बिल्कुल बता रहे हैं, 1 मिनट का समय लेंगे, 1 मिनट के अंदर ही आपके क्लियर हो जाएंगे। बस बस कमेंट अब मत ज्यादा करिए, ठीक है। तो इसमें जो C7, इसमें देखिए अभी दिखाता हूं मैं आपको। C7 वाला जो एरिया है, C7 का जो मनका है, तो C7 की जो नर्व है वो कहां से निकलेगी, C7 वाले मनके के ऊपर से। तो T1 वाली जो T1 वाला जो मनका है, इसकी जो नर्व होगी वो कहां से निकलेगी, T1 के नीचे से। लेकिन मैंने आपको बताया था C7 और T1 के बीच में से क्या निकलेगा, फिर कुछ बचा थोड़ी ना, क्या नेम देंगे इसको, तो ये देंगे C8। इसी को हम लोग बोलते हैं CT जंक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं, किसी की गर्दन ऐसे करके आप नीचे करिए, और पीछे यहाँ पे आप जो पहला मन का फील कर रहे हैं ना, वो आपका क्या है, CT जंक्शन है, ठीक है। ऐसे करके आप देखिए, ये मन का है, किसी की गर्दन को ऐसे झुकाइए तो पहला मन का जो उठा हुआ आपको देखते हैं, वो आपका क्या है, T1 वाला एरिया है, T1। उससे पहले क्या है, C7 वाला एरिया है। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्ट आपका C8 वाला मन का ही होता है, क्योंकि जब हम सिटिंग करते हैं लंबी, तो लंबी सिटिंग करने से क्या होता है, इस एरिया पे लगातार प्रेशर बिल्ड होता ही चला जाता है, और उसमें डिस्क बल्ज के कॉमन कॉज आते हैं। और सबसे ज्यादा जो लेडीजों में होता है उसको बोलते हैं डॉगर्स हम्प। जैसे आपने देखा होगा कुबड़ की तरह होने लगता है, यहाँ पे ऐसा फूल जाता है, एरिया ऐसा उठा हुआ रहता है। किसी की गर्दन आप पीछे से ऐसे छू के देखिए, तो आपको लगेगा कि ऐसे करके बिल्कुल एक कर्व बना हुआ है, ऐसे करके एरिया है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में हम लोग उसका जो शब्द होता है उसको बोलते हैं डॉगर्स हम्प। हम्प बोलते हैं, हम्प। इसके बाद एक और सबसे रूट लेवल की चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने जो चीज डॉगर्स डॉगर्स हम बोलते हैं उसको, कि यहाँ पे वो चीजें कवर करने की कोशिश करी है मैंने, जो अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं इस चीज को लेके कि शायद पता होगा ही स्टूडेंट को। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना, नस दब गई है, बोलते हैं कि हम कोई पेशेंट आया आपके पास, कि बोले क्या हो गया है, बोले डॉक्टर साहब नस दब गई है, ठीक है। तो नस दब गई है, क्या असल में नस दबती है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं क्या असल में नस दबती है, आप बताइए, यस और नो में बताइएगा, फिर मैं आपको क्लियर बताऊंगा। ठीक, कई लोग नो बोल रहे हैं, आप बताइएगा, यस नो में बताइएगा, या थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा सा वो हो सकता है। यस नो में बताइएगा, जवाब दीजिए कि क्या असल में नस दबती है। कुछ लोग कह रहे हैं यस यस बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, नस नहीं दबती है, ठीक है। लेकिन 90% लोग यही जानते हैं कि नस दब जाती है, सर नस दब गई है। वो बोलते भी है, पेशेंट भी आके बोलता है, डॉक्टर्स भी कई बार बोलते हैं कि नस दब गई है आपकी, ठीक है। आज आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नस और नर्व दो चीजें हैं, क्या है, दो चीजें हैं। नस और नर्व क्या है, दो चीजें हैं। तो क्या होती है नस, क्या होती है नर्व, पहले हम लोग नर्व को समझते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। हम लोग पहले नर्व को लेते हैं, ठीक है। नर्व क्या है, नर्व है नर्वस सिस्टम का पार्ट। किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन से जो सिग्नल जा रहे हैं, जो सिग्नल जाते हैं पूरी बॉडी में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हाथ चलाना है, हाथ उठाना है, डाउन करना है, ये कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम करवाता है। मेरे को ये बॉल को, ये इसको पकड़ना है, ये पकड़ने की जो ताकत दे रहा है, ये कौन दे रहा है, नर्वस सिस्टम। ब्रेन ने एक सिग्नल दिया, हाथों तक सिग्नल आया, और यही सिग्नल की वजह से हाथों में ग्रिप बन गई है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा, नर्व क्या कर रही है, नर्व पूरी बॉडी में सिग्नल भेजने का काम कर रही है। एक छोटा सा मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ, एक ही इमेज आप देखिएगा तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। हा, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं, आ रही है सबको इमेज, आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे आप देखिए, ब्रेन, ये ब्रेन है, ये आपकी स्पाइन है, और स्पाइन से कनेक्टेड ही आपके ये सारे पार्ट आपके कनेक्टेड है। तो ये क्या है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम आपका ये काम करता है। तो यहाँ पे कोई नस का लेन देन तक नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो कंप्रेशन भी आ रहा है, देखिए आवाज मेरी क्लियर है, जिसको भी आवाज नहीं आ रही है
वीडियो साफ नहीं आ रही है, अपने सिग्नल चेक करिए बिल्कुल प्लीज। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम। तो डिस्क बल्ज जब होती है तो ये अटैक किस पे करती है, नस पे या नर्वस सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम पे। सिग्नल नहीं जाते हैं, दर्द होता है, पैर काम नहीं कर रहा है, पैर उठ नहीं रहा है, ये कौन सिग्नल देता है, ब्रेन से तो सिग्नल आ रहे हैं। बोले सर मेन जगह से तो बिजली आ रही है हमारी, लेकिन हमारे घर में बिजली नहीं आ रही क्योंकि जो खंबा है ना, खंबे में फ्यूज हो गया है, खंबे में शॉर्ट सर्किट हो गया है, मेन जगह से तो बिजली आ रही है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ब्रेन से तो बिजली आ रही है, ब्रेन से तो सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्क बल्ज हुई है ना कमर में, इसकी वजह से सिग्नल नहीं जा रहे हैं नीचे की तरफ। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमारी दबती क्या है, नर्व दब जाती है। और सब समझ में आया आपको, नर्व दब जाती है, नर्व। ध्यान रखिएगा, पेशेंट को भी जब आप बोलेंगे तो बोलना है नर्व दब जाती है, नस शब्द का आप यूज नहीं करेंगे। अगर वो कर रहा है तो उसको बताइए नस क्या होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और आते हैं हम लोग कि ये जो ब्रेन से जो आपका पार्ट, जो स्पाइन का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मेन गवर्नमेंट है देश की, तो ऐसे ही आपकी जो मेन गवर्नमेंट है बॉडी की, वो क्या है, आपका ब्रेन, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो बाहर से साइड से निकल रही है एग्जिटिंग नर्व रूट, ये क्या हो गई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब गड़बड़ हो जाती है तो दिक्कत ज्यादा होती है, स्टेट गवर्नमेंट में दिक्कत होती है तो दिक्कत कम हो रही है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में भी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो दिक्कत होती तो है, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में दिक्कत आ जाए तो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो जाए जो भी नियम कानून लागू करने हैं उसमें, तो देखिए नीचे के जो दूसरे पार्ट है वो भी सब अफेक्ट कर जाएंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे कुछ भी। बात समझ में आई। अच्छा, अब आते हैं, बोले सर नस का बता दीजिए, नर्व का तो बता दिया। अच्छा, नर्व समझ में आ गया है तो थम्स अप करिएगा। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। जो भी आपके हाथों में सिग्नल जा रहे हैं, जो भी आपके हाथों में नर्व जा रही है, ये सब पेरिफेरल का पार्ट है। पेरिफेरी बाहर की तरफ, सेंट्रल बीच में। हाथों में और पैरों में जो सिग्नल जा रहे हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इतना ध्यान रखिए, बस बात खत्म, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा अभी। ठीक है, बोले सर आप नस को बताइए, नस क्या है। बोले नस तो देखिए आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम सुना है आप लोगों ने, सुना है कि नहीं सुना है, सुना है तो थम्स अप करिएगा। सुना है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें होती है भैया नस। बोले नस 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 कट, नस काट लेते हैं, बोलते सुना है। पहले के समय में लोग प्यार के अंदर जब प्यार करते हैं, बोले शादी नहीं करोगे तो नस काट लेंगे, तो वो जो नस काटते हैं तो आर्टरीज और वेन्स जो होती है ना, वही है नस। ठीक है, कमर में नस नहीं है। ठीक है, जो डिस्क बल्ज हो रही है वो नस को नहीं दबा रही है। ठीक है, थोड़े से एग्जाम्पल कभी कभी ऐसे लेने पड़ते हैं जिससे आप कनेक्ट कर पाए, पुरानी यादें ताजा हो जाए, आसपास के लोग जो आपने पहले के समय में देखा था, दोस्तों को शायद देखा होगा आपने, उसके हाथ में कट के निशान। आप किसी दोस्त को देखे, किसी लड़की को अगर आप देखने जा रहे हैं तो उसके हाथ जरूर चेक कर लेना कि उसके हाथ में कोई दाग दाग तो नहीं है। अगर दाग दाग के निशान आ रहे हैं तो समझ लीजिएगा उसने अपनी नसें काटी हैं पहले। ठीक है, नस को आप कभी नहीं भूलेंगे आप जीवन में आप। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सभी लोगों को। तो उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग अब थोड़ा सीरियस होते हैं। हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है। समझ में आ गया नहीं आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है। कहाँ पे, ब्रेन में भी, हाथों में भी और पैरों में भी। लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कितना ब्लड चाहिए, ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है आपका नर्वस सिस्टम बता रहा है। नर्वस सिस्टम बताता है कि आपके बाइसेप्स में, आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बाइसेप्स में ब्लड ज्यादा चाहिए। ठीक है, आपको क्या है, बाइसेप्स की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो क्या है, बाइसेप्स में ब्लड ज्यादा चाहिए, तो नर्वस सिस्टम सिग्नल देता है और जो आपके आर्टरीज और वेन्स है वहां से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। देखा है आप लोगों ने, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पंप आ जाता है, बोले देख रहे हो बाइसेप्स मेरे बढ़ गए हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जब आप कंपटीशन, आप जब जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, आप बोलते हैं देखिए बाइसेप्स मेरे ना पहले से ज्यादा हो गए। कैसे हो गए, वहां पे वेस्कुलरिटी ज्यादा हो गई, ब्लड सप्लाई बढ़ गई है। ब्लड सप्लाई बढ़ गई है तो मांसपेशियां आपकी क्या हो गई, डायलेट कर गई है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के बाद कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया नस क्या होती है, नर्व क्या होती है। हम तो समझ नहीं पाते हैं इस चीज को।
आज के बाद आपको, मुझे नहीं लगता इस टॉपिक को कभी भी समझाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। देखिए, वादा करना पड़ेगा सभी लोगों को मेरे से कि भाई आप लोग जो बोलते हैं ना, मैंने कई बार ग्रुप में मैं चेक कर रहा था, मैसेज चेक कर रहा था, बोले सर वीडियो भेज दीजिए वीडियो। एक बार वीडियो देखने के बाद क्या दोबारा वीडियो देखोगे क्या? आप तो लाइव हो, ठीक है। ऐसे करके पढ़ना है हमें कि एक बार से ज्यादा दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। आज भी जब भी मैं कोई दूसरी क्लासेस ले रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी लेके बैठता हूँ कि कभी मैं नहीं, दोबारा नहीं देखते, एक ही बार में सब चीजें लिख लग के सब चीजें याद हो गया, बात खत्म, दोबारा नहीं करना है। ठीक है, नहीं ठीक है। कौन अपनी रील्स की कौन भेज रहा है, रील्स कौन भेज रहा है? चैट्स में आप रील मत भेजिए अभी, ठीक है। पढ़ाई की तरफ अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए, बाकी आप 100% मेरी तरफ फोकस रहिए, ठीक है। सब चीजें मैं आपको यहाँ से यहाँ डाउनलोड करवा दूंगा, ऐसा लगेगा कि बिंदु सर सामने बैठे हुए हैं, आपको सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़े क्या? एक एक घुट पानी पीते हैं। यहाँ तक समझ में आया है सभी को तो हम सब करिएगा। मैं उस कोर टॉपिक को ले रहा हूँ जो टॉपिक हमारा हमेशा रह गया है। अब रिपीट क्या करना है, सारी चीजें तो बता दी इसमें, ठीक है। अब जो इतना सब समझाने के बाद आप बोल देते हैं रिपीट करिए, तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि रिपीट क्या करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अब, ठीक है। नस और नर्व का सर पानी पी कॉन्सेप्ट, लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे वो मैं पी लूंगा, वो मैं पी लूंगा। नस और नर्व का जो कॉन्सेप्ट है, मैं वो चीज समझ में आई। अच्छा, आर्टरीज और वेन्स वाला, देखिए आर्टरीज वेन्स में कुछ नहीं है। जो आप हाथों में यहाँ से जब आप देखते हैं ना, तो नसें जो उभरी हुई दिख रही हैं वो सब वेन्स हैं, ठीक है, ठीक है। जो ऊपर ऊपर से दिख रही है ना, ये सारी वेन्स हैं, और जो अंदर है वो क्या है, आर्टरीज है, ठीक है। ऐसे ही आप देखिएगा कि जो भी लोग भी ऐसे ही होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा शैलो होंगे वो बहुत ज्यादा डिंगे हाकेंगे, लेकिन वो लोग जो चुप रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, समय पे आके बात करना है, बस आप वैसे ही करके ही बन के रहे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रहना है आपको, ठीक है। वॉइस क्लियर है, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। पानी पीते हैं फिर। आप लोगों को अगर पानी पीना है तो आप लोग भी पी लीजिएगा। चलिए फिर आगे शुरू करें, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट को लेते हैं अब देखिए एक चीज और, अब हम लोग आगे ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला भी हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। हाथ को, इसको इमेज देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर। आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, हाथ आ रहा है। देखो भाई, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, देखिए अब यहाँ पे जब हम लोग उंगलियां देखते हैं ना, कई बार पेशेंट आपके पास आता है, वो बोलता है ना कि हमारी ना बीच वाली उंगली में दिक्कत आ रही है, ये वाली उंगली नम हो जा रही है। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट जज कर सकते हैं कि भले C7 वाली जो नर्व है ना वो दब गई आप, ठीक है। अगर वो कोई कहता है मेरी ना जो लास्ट की ये 2 उंगलियां नम हो रही है, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा C8 वाली जो नर्व है वो आपकी कहीं ना कहीं दब गई है, ठीक है। हाथों का जो रिप्रेजेंटेशन है, हाथ बताते हैं कि कौन सी नर्व में दिक्कत आ रही है, ठीक है, बस इतना सा ही है। हम लोग अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे। इसके बाद कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है वो भी अभी डिस्कस करना है, तो अभी इसको ज्यादा हम नहीं खींच रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2 उंगलियां आपकी नम हो रही है, तो C8 वाली, लेफ्ट या राइट दोनों में, देखिए दोनों तरफ नर्व जा रही है। अगर मान लीजिए कि आपके ये वाले हाथ में, राइट वाले हाथ में आपको आ रही है, जैसे आप लेफ्ट वाला हाथ देख पा रहे होंगे शायद स्क्रीन पे, अगर आपके ये राइट वाले हाथ में दर्द आ रहा है और ये दोनों उंगली नर्व है, नम हो रही है, तो हमें क्या समझ में आता है कि इस तरफ से जो एग्जिटिंग नर्व रूट है ना वो कंप्रेस हो गई है। इस तरफ वाली तो ठीक है, ये वाला हाथ ठीक है मेरा, लेकिन इस तरफ दिक्कत आ गई है, तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत आ गई। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। लेफ्ट और राइट एग्जिटिंग नर्व रूट जो रहती है ये ध्यान रखना है। एक तरफ दर्द है तो एक तरफ कंप्रेशन है, दोनों तरफ दिक्कत आ रही है तो दोनों तरफ कंप्रेशन है। आगे चल के इसके कॉन्सेप्ट डीपर लेवल्स में भी हम लोग समझेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है जब 215 लोग आए हैं क्लास के अंदर, ठीक है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप चीजों को जोड़ पा रहे हैं। आप डेली बेसिस में जो भी हम लोग पढ़ाएंगे उसको आप कनेक्ट करिएगा, जो सर ने बताया क्या बिल्कुल वैसा ही है या नहीं है, आप देखेंगे कि सारी चीजें मिलती जुलती आपको मिलेंगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक जो हम लोग जो कराएंगे अभी आगे चल के, वो आगे चल के जो अभी आज का जो हमारा और भी जो टॉपिक है वो हमारे टॉपिक हैं आपके
डिस्क का समझाना है मुझे वर्टिब्रा, फोरामिनल कैनाल, सेंट्रल कैनाल और स्पाइनल कैनाल। ठीक है, 4 पॉइंट्स आज मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स के बाद हम लोग फिर डाउट क्लास लेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग अच्छा ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम लोग करेंगे। डिस्क क्या होती है, वर्टिब्रा क्या होती है, फोरामिनल कैनाल किसे कहते हैं, सेंट्रल कैनाल किसे कहते हैं, से सारी चीजें डीपर लेवल में समझेंगे। थीकल सैक किसे कहते हैं, लिगामेंटम फ्लेवम किसे कहते हैं, स्पाइनस प्रोसेस किसे कहते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस किसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, लोडोसिस क्या होता है, कार्पोसिस क्या होता है, फैसेट जॉइंट्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्स नर्व क्या होती है, एग्जिटिंग रूट नर्व क्या होती है। अभी आप इन सारी चीजों को लेके एकदम कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि क्या क्या बता रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको समझाने के लिए नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये हम आगे बताएंगे ये सारी चीजें। ठीक है, डिस्क डेसिकेशन क्या होता है, ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं, एडिमा क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, स्कोलियोसिस क्या होता है, ये कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने रखी है। तो आज का जो हमारा मेन जो कोर टॉपिक है उसको शुरू करते हैं आगे से और भी। तो पहला जो पॉइंट हम समझेंगे वो है डिस्क। ठीक है, कुछ लोग जो पहले की क्लासेस में जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं, नए पहली बार जो ये मेरी क्लास कर रहे हैं, तो उनको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग चलो शुरू करते हैं डिस्क का टॉपिक को। अब देखो, जब भी हम लोग डिस्क की बात करते हैं तो बीच में क्या होता है, बीच में होता है जेल। बीच में क्या होता है, जेल होता है। जेल का नाम क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसिस। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए, बताने में बड़ा मजा आता है पेशेंट को जब आपको ऐसे टर्म्स पता होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ भारी शब्द आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पेशेंट से, जैसे आपके पास पेशेंट आया, 1 मिनट लूंगा, मजा आता है। ये चीजें ऐसी है ना, जब हम बताते हैं तो ऐसा दिल खुश हो जाता है। जैसे होता है कि आप जैसे गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, और उसको है कमर में दर्द ही है, और आपने कहा देखिए आपको डिस्क बल्ज हुई है, आपके न्यूक्लियस पल्पोसिस में दिक्कत आई है, और एनुलस फाइब्रोसिस आपकी टूट गई है, और 3-4 टर्म्स आपने और ये से यूज कर दिए। अच्छा, वो पेशेंट ये नहीं पूछता है कि, पेशेंट ये पूछता है कि, ये नहीं पूछेगा आप कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, वो डायरेक्ट ये पूछता है डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये बताइए आप खाली। होता है कि नहीं होता है? वो ये बोलता है कि डॉक्टर साहब ठीक होगा या नहीं होगा, आप कर दोगे? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आपने ऐसे टर्म का यूज कर दिया और उसको बड़ी बीमारी है कुछ। ठीक है, तो बड़ी बीमारी, बड़े टर्म्स आपको पता होने चाहिए। आप देखिए, आप किसी सर्जन के पास जाइए, किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाइए, वो ऐसे शब्दों का यूज करता है जो आपको लगता है कि भाई कैंसर हो गया शायद मुझे, कुछ मुझे पेट में कुछ कैंसर सा बता रहा है वो। लेकिन असल में यही है, ट्रिक यही है। आपके पास पेशेंट आया है, आप बताइए, देखिए पहले उसको हार्ड बताइए, फिर उसको सरल बताइए कि देखो ठीक हो जाओगे, समय लगेगा, फिर वो समय देगा पूरा तुम्हें, फिर वो आपको डेली डेली परेशान नहीं करेगा। ये एक ट्रिक है जो हम लोग भी कई बार यूज करते हैं, हमें तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप लोगों के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया कि अंदर का जो जेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस। साथ में बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा। अब माइक ऑन मत करिएगा, माइक बंद कर ही बोल लीजिए। 4-5 बार बोलिए, 10 बार लिख लीजिए, शब्द याद हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरे साथ पढ़ते चले जाइए, याद करते चले जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले टाइम में आपको टक्कर देने वाला कोई नहीं रहेगा इस लाइन में। तो ठीक है, आप ऐसे कॉन्फिडेंट होके बात कर पाएंगे जैसे हम कर पा रहे हैं। ठीक है, मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जैसे हैं, हमारे जैसे जीरोक्स बन जाएंगे ना 2-4, तो बात बन जाएगी। हम 2-4 की ही बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे 200 बन जाए, हम कहते हैं 2-4। ठीक है, जैसे गुरुजी जब आए थे, तो गुरुजी की तरह अगर 4-5 लोग, 10 लोग अगर बन जाते हैं, इट इज मोर देन सफिशिएंट। जैसे सुभाष चंद्र बोस आए थे, सुभाष चंद्र बोस की जगह 10-12 लोग भी बन जाते हैं ना देश में, तो पूरा देश हमारा कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव, मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही है, कुछ लोगों को अगर हम तैयार कर पाए, और देखिए बाकी तो मेहनत है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 200 लोग तैयार नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, याद करिए, साथ में याद करिए। अगली बार जब हम आएंगे तो 5 मिनट का मैं एक टेस्ट भी ले लूंगा कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, याद है कि नहीं है। ठीक है, नाम लेके मैं टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, मजा आएगा उसमें भी। तो हमने क्या बोला, अंदर वाले जेल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, बाहर की रिंग्स को क्या बोलते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस। बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना सही है। बोले क्या होता है, बोले जेल के अंदर क्या है, आपके आपके अंदर, इसके अंदर क्या है, वाटर है, 90% वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारे मल्टीपल चीजें हैं। ठीक है, और ये क्या काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जेल का क्या करता है, काम का क्या है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और रिंग्स क्या करती है, रिंग्स भी क्या करिए, शॉक एब्जॉर्बर है। अब ये क्या है, एनुलस फाइब्रोसिस, फाइबर्स होती हैं इसके अंदर। बोले जूम करके दिखाऊं क्या मैं,
आप देखिए असल में ये फाइबर दिखती कैसे है, देखो भाई, ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, रुको जरा, देखते हैं जूम होगा कि नहीं होगा, और जूम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं ये नीचे 3 इमेजेस जो आप देख रहे हैं, बताइए भाई, देखिए वेब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ये इस तरीके से, इसको और जूम कर दिया तो ये ऐसे करके इमेज दिख रही है। देखो यही फाइबर को हमने जूम करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? फाइबर्स है, रेशे हैं। तो बोले सर ये क्या टूट जाती है क्या? बोले जब ये इतनी डेंसली पैक्ड होती हैं, ये इनको तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो बोले सर ये कैसे टूट जाती है? मैं कहूँ अगर इस पे 2000 किलो का प्रेशर पड़ जाए तो क्या होगा, या 1000 किलो का प्रेशर पड़ जाए तो क्या होगा? तो ये टूटेंगी या नहीं टूटेंगी? बोलेंगे सर बिल्कुल टूट जाएंगी। बोले इतना प्रेशर तो हमारी हड्डियां भी नहीं सह सकती। लेकिन इसमें एक कैच है, क्या हम 2000 किलो उठाते हैं? कभी भी नहीं उठाते। हम कितना उठाते हैं? 20 किलो उठाते हैं, 50 किलो उठाते हैं। बहुत ज्यादा उठा रहे हैं तो कितना उठा रहे हैं? 100 किलो। अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो कितना उठा रहे हो? 150 किलो, 200 किलो। बोले सर 100, 150, 200 किलो तक हम लोग उठाते हैं। बोले क्या ये इतना भी वजन सह नहीं सकती क्या? तो डिस्क बस, हमने सुना है एक बाल्टी उठाई थी अम्मा जी ने और डिस्क हो गई उनको। हमने एक थोड़ा सा सामान उठाया, उसमें डिस्क बल्ज हो गई। तो कैसे हो जाती है ये? तो आप ये चीज समझिएगा, जब भी आप गलत तरीके से वेट लिफ्टिंग करते हैं, गलत तरीका क्या होता है? जैसे आप झुक के कोई सामान उठा रहे हैं, तो आपके पैरों के पास अगर सामान रखा हुआ है तो आप सामान उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो सामान दूर है, दूर से जब आप उठाते हैं तो डिस्क बल्ज, डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ता है। कितना प्रेशर पड़ता है? बोले जितना आप वजन उठा रहे हैं ना, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बोले सब जगह? बोले नहीं नहीं नहीं, सब जगह नहीं, डिस्क के ऊपर, डिस्क के ऊपर स्पेसिफिकली 20 टाइम्स प्रेशर पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा बनाया है, आप एक बार देखिएगा, बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे ये क्या हो गया? ओह, रुकिएगा रुकिएगा। ओह, ओह, एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे, थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आ जाओ आ जाओ। बोले जाए, ये आ गया, दिख रहा है आपको? ये है बबलू जी, ठीक है, बबलू जी। कोई बबलू हो तो ऑफेंड मत होना, मैंने एक आर्टिफिशियल नाम लिया है, ठीक है। बबलू जी है ये हमारे। बबलू जी को बोला गया था, ठीक है, स्क्रीन बिग करिए, बिग ही है हमारी स्क्रीन, ठीक है। क्या सभी को आ रहा है? स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी लोग? बताइएगा, थम्स अप करिएगा, बहुत बढ़िया। पूरी स्क्रीन आ रही है, इतना ही स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बबलू जी है। बबलू जी को बबलू की मदर ने कहा था, ये कट्टा रखा हुआ है 20 किलो का, एक 50 किलो का एक बॉक्स है, इसको लेके जाओ छत के ऊपर। तो ये छत के ऊपर लेके जा रहे थे और गलत तरीके से वजन उठा लिया। तो ये वजन कितना टाइम्स हो गया? 20 टाइम्स। 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना? तो कितना किलो हो गया? डिस्क के ऊपर जो प्रेशर पड़ा वो कितना पड़ा? 1000 किलोग्राम्स का। अब बताइए, जब 1000 किलो का प्रेशर पड़ेगा तो बताइए डिस्क बल्ज होगी या नहीं होगी? बताइए। अच्छा, क्या आपको ये पता था? अगर ये आपको पता था तो यस करिएगा, नहीं पता था तो नो करिएगा। कि वेट जब आप उठाते हैं, ये 20 टाइम्स हो जाता है, डिस्क के ऊपर इतना ज्यादा सीवियर प्रेशर पड़ता है। आप तभी तो आप सोचिए कि जब आपने 20 किलो की एक बाल्टी उठाई, सिंपल एक बाल्टी उठाने से कैसे डिस्क बल्ज हो सकती है? जिन लोगों ने पहले मेरी क्लास ली है वो लोग शायद जानते होंगे, जिन लोगों ने नहीं ली है वो लोग आज जान रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने बताया था, ठीक है। आने वाले टाइम में अब हम इसी से आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि उस टाइम क्लास हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा शानदार रहेंगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ऐसी चीजें पता चलेंगी जो नए क्लास देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल थोड़ा सा होता है ना, ज्ञानवर्धक ऐसी होगी, वो आपको मजा आएगा। अब आप देखिए आगे, देखिए मैंने कहा 150 किलो का वजन उठाया, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3000 किलो का प्रेशर पड़ा। अभी आपको एक लेटेस्ट केस मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास एक केस आया था, 18 साल का लड़का, सिर्फ 18 साल का लड़का, जिम गया था, डेडलिफ्ट की थी उसने, स्क्वाट्स करे थे, वेट उठाया, स्क्वाटिंग करी, और स्क्वाट करते ही 18 साल एज है, 45 किलो वजन होगा, 150 किलो का डेडलिफ्ट था उसका। उसके बाद क्या हुआ? 4-5 दिन के बाद उसका एक पैर काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, चल नहीं सकता अब वो, लड़खड़ा के चल रहा है, पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। उसका हुआ क्या? D10 D11 वाला जो एरिया है वहां पे डिस्क बल्ज हो गई। बताओ, कॉन्सेप्ट जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? ऊपर से सिग्नल नीचे नहीं आ रहे भैया अब,
नीचे की ताकत खत्म कर दी। बताओ, कॉन्सेप्ट जोड़ दिया आपने, डेस्क उठाया, वो डंबल उठाया था वैसे करके, लेकिन मैं नाम तो नहीं जानता ज्यादा उसको, नहीं मैं नहीं बोल नहीं पाता हूँ। तो उसको उसने जब उठाया, उसने जब डेडलिफ्ट किया था इस तरीके से उठा के और ऐसे करके उठाया था, तो सीधे उसका डोर्सल वाले एरिया में प्रेशर पड़ा और वहीं से डिस्क बल्ज हुई और वहीं से नीचे का पार्ट बिल्कुल डेड हो गया उसका। डेड इन द सेंस वो एक पैर में ताकत नहीं आ रही है। ठीक है, क्या मेरी आवाज साफ आ रही है, क्या मेरी वीडियो साफ आ रही है, एक बार बताइएगा सौरभ जी। जी साफ आ रही सर, है तो जी सर, साफ है ना, दोनों। कोई डाउट तो नहीं है। आज आज तो ब्लर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आज क्लियर है। आज आज तो बिल्कुल क्लियर होगा। आज चेहरा आज चमक ऑफिस रहा आज ऑफिस में यूं लाइट वगैरह मैंने लगा दी थी। है। हाँ, दिख ठीक रहा है है, उस दिन। ठीक है, तो ये चीज कॉन्सेप्ट समझ पाए आप। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया 20 किलो की बाल्टी का भी। ठीक है, देखो आप 20 किलो की बाल्टी उठा रहे हैं। ठीक है, 20 किलो की बाल्टी उठा रहे हैं। ठीक है, 20 किलो की बाल्टी उठाई, गलत तरीके से उठाई, 400 किलो की बाल्टी हो गई अब वो। अब आप सोचिए 400 किलो की बाल्टी उठाते उठाते कमर के ऊपर जो प्रेशर जा रहा है वो 400 किलो का है। तो बताइए हालत होगी या नहीं होगी खराब? सीवियर हो जाएगा मामला, सीवियर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सीवियर। ठीक है, अब आप पेशेंट को भी समझा पाएंगे, देखिए ये चीज होती है, इस तरीके से होती है, ऐसे करके ये चीजें हो जाती है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छे कंसल्टेशन बहुत बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, आपकी कंसल्टेशन में मैं ये सबके लिए आशीर्वाद करता हूँ, प्रे करते हैं कि भाई सबकी कंसल्टेशन 500-500 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, इसको करने के बाद, ये सारी चीजें करने के बाद, ठीक है, सबकी कंसल्टेशन ही 500 की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग चार्ज करते हैं, हम लोग 1000 रुपीज चार्ज करते हैं कंसल्टेशन की। ठीक है, अच्छा लगता है करिए, नहीं कर लगता है कोई बात नहीं, लेकिन लोग देते हैं, कंसल्टेशन करवाते हैं हमसे और हम प्रॉपर उनको गाइड कर पाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ नॉलेज ही है। आप ये सोचिएगा कि आप पैसा बढ़ा देंगे तो पैसा बढ़ जाएगा, नहीं, नॉलेज बढ़ा दीजिए पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े, एक पॉइंट एक दो पॉइंट और करते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा समय और है। चलो चलो आगे बढ़ो। वर्टिब्रा, वर्टिब्रा में देखो ज्यादा चीजें समझाने जैसा नहीं है। एक मनके को हम वर्टिब्रा बोलते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल बॉडी भी बोलते हैं एक पूरे मनके को। ठीक है, इसको हम लोग ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं समझेंगे, आधा इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मन का, एक मन का सिंगल वर्टिब्रा, बस आप ध्यान इतना रखिए, बस इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि आपको कोई सर्जन नहीं बनना है। ठीक है, आपको कोई सर्जरी नहीं करनी है कि आपको मसल्स जानने की जरूरत है। आपको अलग अलग पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, मनके को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं, वर्टिब्रल बॉडी भी बोलते हैं। इस वर्टिब्रल बॉडी में कुछ पार्ट्स आते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। दो रास्ते हैं, 4 पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे, थर्ड पॉइंट हमारा चल रहा है फोरामिनल कैनाल। फोरामिनल कैनाल, दो रास्ते आपके सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। दो रास्ते सबसे ज्यादा कॉमन है। एक सबसे पहला आता है फोरामिनल कैनाल। क्या होता है फोरामिनल कैनाल? जब आप स्पाइन को जब आप इस तरीके से देखते हैं, आप देख रहे हैं ये पीली 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 ये जो नस निकल रही है, नर्व जो निकल रही है, सॉरी, ये जो नर्व निकल रही है, जिस रास्ते से ये नर्व निकल रही है उस रास्ते को क्या बोलते हैं, फोरामिनल कैनाल। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप फिर से इसमें देखिएगा, आप जूम करके दिखाते हैं। देखिए ये देख रहे हैं आप, एग्जिटिंग नर्व रूट, एग्जिट कर रही है नर्व, जिस रास्ते से ये नर्व निकल रही है उस रास्ते को क्या बोलेंगे, फोरामिनल कैनाल। कभी आप डाउट मत करिएगा, आज के बाद कहीं पे लिखा हुआ है फोरामिनल कैनाल या फिर न्यूरल फोरामिना, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हमें ये याद नहीं हुआ। ठीक है, मजा नहीं आएगा, फिर हमें बड़ा दुखी होगा, दुख होगा। आप जो चीजें हैं आज के आज याद कर लीजिए, जैसे जेल को बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, रिंग्स को बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। आज के बाद आप भूलने नहीं चाहिए इस चीज को। जो व्यक्ति भूल जा रहा है 10 बार लिख लो, 10 बार ये स्पेलिंग को लिख लीजिएगा। ठीक है, कौन कह रहा है वंस मोर? ठीक है, काशी जी कह रहे हैं। ठीक है, फोरामिनल कैनाल क्या है, जिस रास्ते से एग्जिटिंग नर्व रूट निकल रही है, ठीक है, उस रास्ते को बोलेंगे। बोले क्या सर ये रास्ता छोटा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल छोटा हो सकता है। जब यही रास्ता छोटा हो जाता है तो एक शब्द आता है, बोलते हैं स्टेनोसिस। रास्ते छोटे होने को स्टेनोसिस बोलते हैं। जब फोरामिनल कैनाल का रास्ता छोटा हो जाएगा तो बोलेंगे फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। आगे चल के डीप में समझेंगे इसको, लेकिन अभी हम लोग क्या समझेंगे, फोरामिनल कैनाल क्या है। बताओ बात समझ में आई? तो ना यहाँ पे लिख भी दिया, जिस रास्ते से एग्जिटिंग नर्व रूट निकलती है उस रास्ते को क्या बोलते हैं, फोरामिनल कैनाल कहते हैं, या फिर न्यूरल फोरामिना भी कहते हैं। सर सामने क्या लिखा है,
देखिए, अगर आप फोन से देख रहे हैं क्लासेस को, अगर आप फोन से देख रहे हैं तो आप स्लैंट मोड में कर लीजिएगा। अगर आप लैपटॉप है आपके पास तो लैपटॉप पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। तो जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल को हमेशा लैंडस्केप व्यू में देखना, ठीक है। ऑटो रोटेट जो है उसको ऑन कर लीजिएगा, फिर बाद में रोटेट करने के बाद ऑफ कर दीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छा आएगा। तो क्या समझ में आया हमें? फोरामिनल कैनाल जिस रास्ते से निकलती है उस रास्ते को फोरामिनल कैनाल कहते हैं, जिस रास्ते से एग्जिटिंग नर्व रूट निकल रही है उस रास्ते को फोरामिनल कैनाल कहते हैं। सही है कि नहीं सही है? बात समझ में आई? यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं इस तरीके से समझा पाऊँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ के और हाथ के हाथ याद कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और बताते हैं। अब जो चीज होगी वो अभी तक जितना पढ़ाया उससे भी ज्यादा और मजेदार होगा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। अभी देखो दिखाता हूँ। एक है ये वाला टॉपिक, बड़ा मेरे को बड़ा शानदार लगता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए ये चीज। क्या है ये? आपको समझ में आना चाहिए। एपी कैनाल डायमीटर क्या होता है? एपी कैनाल क्या होता है? बोले सर एपी कैनाल हमें तो समझ में नहीं आ रहा, एपी कैनाल क्या बोल दिया आपने। एपी का मतलब क्या होता है? एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक कैनाल का डायमीटर। इसके अंदर आप देखिए ध्यान से, क्लास कहाँ गई? देखो देखो एपी को समझाने के लिए मुझे ये समझाना पड़ेगा आपको बार बार शिफ्ट करना पड़ता है मुझे भी। देखो भाई, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके ग्रीन वाला डॉट देख रहे हैं आप लोग? ग्रीन वाली लाइन एक दिखी थी, पेन का एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो, दिख रही है आपको? ये जो ग्रीन वाला एरिया जो आप देख पा रहे हैं, जो मैंने आपको कलर में चेंज कर लेता हूँ, कलर में रेड कर देता हूँ। देखो ये वाला जो, ये जो लाइन, हरी वाली लाइन जो खींची हुई है, ये हरी वाली लाइन, एक मिनट, एक बार और, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये क्या है? एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक, ठीक है। तो बोले सर एंटीरियर क्या होती है, पोस्टीरियर क्या होती है? बोले एंटीरियर, देखो अभी एक और कलर का, ग्रीन कलर का, ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ठीक है। आगे से लेके पीछे तक ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं एपी कैनाल डायमीटर। तो जब ये डिस्क निकल जाती है ना, यही डिस्क क्या होती है, ये वाली डिस्क आपकी बाहर हो जाएगी, तो ये डायमीटर को ही कम कर देती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एपी कैनाल डायमीटर का मतलब यहाँ पे ऐसे करके आप समझिएगा। यहाँ पे आ जाओ, अब ऊपर आ जाते हैं। अब देखो बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर नहीं है? हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा शांति बनाए रखें खाली, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है कि समझने में थोड़ा सा समय लगेगा अगर आप नहीं जानते हैं तो। एपी कैनाल डायमीटर का मोटा मोटा हम क्या समझेंगे? डिस्क के सामने जो जगह है, डिस्क के पीछे वाली साइड में जो जगह होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी कैनाल डायमीटर बोलते हैं। बोले सर नॉर्मल लोगों की कितनी होती है? तो यहाँ पे आप देखिए, नॉर्मल लोगों की यहाँ अगर हम देखेंगे 14, 15, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके रहती है। तो इसका मतलब क्या है? हर डिस्क के पीछे वाली जो जगह है, जब वो, अगर हमें पता करना है एपी कैनाल डायमीटर, तो इसमें कैसे लिखा रहता है? L1 L2 के सामने कितनी जगह बची हुई है, डिस्क के सामने कितनी जगह है, L2 L3 वाले जो डिस्क है इसके सामने कितनी जगह बची हुई है, L3 L4 के सामने कितनी जगह बची हुई है। बताओ ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ, ये समझ में आ रहा है? हम सब करिएगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, डिस्क के पीछे कितनी जगह होती है? 13, 14, 14, 15। लेकिन जब डिस्क बल्ज हो जाती है तो यही डायमीटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कितना हो गया? 9 mm का हो गया। तो आप समझ रहे हैं, जब यही डायमीटर कम हो जाएगा तो हालत कैसी हो जाएगी पेशेंट की? खराब हो जाएगी। ऐसे करके मोटा मोटी एग्जाम्पल से, और एक एग्जाम्पल ऐसे करके दिखाऊंगा आपको। ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं ऐसे करके देखो, थोड़ा समझने के लिए मैं आपको डायमीटर का एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें करके दिखाता हूँ। ये आप कैनाल समझिएगा, स्पाइनल कैनाल है ये आप, ठीक है। यहाँ से आपके स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। अब देखो इस पेन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही डायमीटर अगर कम हो जा रहा है तो कैनाल के अंदर ये मूव नहीं कर सकता, पेन मूव नहीं कर सकता। ऐसे ही जब डिस्क बल्ज हो जाती है सीवियर, तो इतना ज्यादा कंप्रेशन होता है कि नर्व जो सिग्नल भेजना चाहती है वो सिग्नल ही नहीं भेजती है, ठीक है। और आपको एक गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ठीक है, हम सभी के ऊपर,
कि आप ऐसे समझिएगा कि अभी एक मैं केस देख रहा हूँ, उनका कैनाल का डायमीटर पता है कितना है? आप सभी लोग जान के हैरान हो जाएंगे, 2.3। ठीक है, आप लोग बोलेंगे तो अगली बार मैं उनकी रिपोर्ट भी भेजूंगा। 2.3, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि 2.3 mm का डायमीटर वाला व्यक्ति क्या ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। हम लोग आगे चल के केस डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है मुझे, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे रहा हूँ। 2.3 mm का डायमीटर है, लेकिन उनके ऊपर ब्लेसिंग बहुत अच्छी है, भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मोशन उनके कंट्रोल में है, वॉक वो कर पा रही है, सारी चीजें कर पा रही है। लेकिन मैं खुद हैरान था कि ऐसी लेडी कैसे करके चल रही है, क्योंकि एक और केस देखा था जिनका 2.7 था, वो लेडी चल नहीं सकती थी, उनका एक पैर हवा में ऐसे उठा हुआ था, उसको 3 महीने लगे थे, वो ठीक हो गई थी पूरी तरीके से। तो बोले कि कैनाल का डायमीटर बढ़ता है क्या? बिल्कुल बढ़ता है, जब आप उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, स्क्रीन ऑफ नहीं है मेरी, स्क्रीन ऑन है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन ऑफ तो नहीं है मेरी, सौरभ? स्क्रीन ऑन है ना? हाँ सर, चालू है सर, चालू है, चालू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो उसमें क्या है कि उसका पैर ऐसे हवा में था, पैर नीचे भी आ गया, सारी चीजें हो गई, वो चल भी पा रही है, सारी चीजें कर भी पा रही है। तो ऐसा नहीं, केस ठीक नहीं हो सकता। पेशेंस चाहिए, पेशेंट को समझाना पड़ेगा केस कैसा है, केस कितना खराब है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारी पॉसिबिलिटीज है। सारी चीजें जब आप बताएंगे तो पेशेंट आपकी बात भी मानेगा, क्योंकि वो सर्जरी से बचना चाहता है, एक ही है, वो सर्जरी से बचना चाहता है। अच्छा, वो देखना चाहता है आपके आंखों में कॉन्फिडेंस कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब अच्छा, आप कह रहे हैं इस तरीके से, अच्छा कर देंगे, ठीक कर देंगे, हो जाएंगे ठीक, देखते हैं अभी, पहले तो अभी थोड़ा सा देखते हैं कुछ दिन, फिर आपको बताएंगे ठीक होगा कि नहीं होगा। जब आप ऐसे शब्दों का यूज करते हैं तो वो पेशेंट कभी आपसे ट्रीटमेंट नहीं लेगा। ठीक है, भले ही आप टाइम ज्यादा बताओ, लेकिन आपको बताना है कि देखिए ठीक हो जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है? हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी, जैसा बताएंगे वैसा चलना पड़ेगा, जैसा बताएंगे करने के लिए वैसा करना पड़ेगा, जैसा बताएंगे खाने के लिए करना पड़ेगा, सब चीज फॉलो करेंगे तो आप 100 नहीं 200% ठीक हो सकते हैं। ये मेरी लाइन है। ठीक है, ये मेरी लाइन है, मैं ऐसे ही बताता हूँ, और मैं टाइम थोड़ा सा मांगता हूँ उनसे, और वो टाइम देते हैं और पेशेंट ठीक होता है। ठीक है, पेशेंट को देखो, पेशेंट के पास पैसे की कमी नहीं है, टाइम की भी कमी नहीं है। आपके पास अगर सोल्यूशन है तो वो पैसा भी खूब देगा आपको, और टाइम भी खूब देगा। लेकिन अगर आप कहोगे ही ऐसे करके देखिए ठीक कर देंगे, लेकिन देखते हैं, पहले 1-2 दिन देखेंगे, फिर आपको बताएंगे, जब आप ऐसे शब्द यूज नहीं करना है कभी भी। आप क्लिनिक पे हैं, नहीं हो सकता तो मना कर दीजिए, हो सकता है तो आप बता दीजिए। सही है? ओह, ये वाली बात समझ में आई। एपी कैनाल डायमीटर, तो एमआरआई रिपोर्ट के अंदर आप जाके देखिएगा, जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 2.7 mm का जो डायमीटर वाला है, उस व्यक्ति को ठीक होने में, जब मैं एक टेस्टिमोनियल आपको मैं भेजूंगा, अच्छा ग्रुप में बताइए मैं क्या टेस्टिमोनियल भेजूं जिसके 2.7 जिनका डायमीटर था, मैं भेजूं टेस्टिमोनियल? लेडी की टेस्टिमोनियल है, 10 से 15 मिनट की वीडियो है, वो हमारी बहुत लंबी वीडियो है, एक बार आप देखिएगा। वो पेशेंट ने भी बताया है, मैंने उसमें केस डिस्कस किया है, अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग उससे बहुत ज्यादा सीख पाएंगे। देखिए, हमारा जो कोर ऑब्जेक्टिव है, आप मुझसे कुछ थोड़ी चीजें सीख पाइए, जो थोड़ी सी चीजें मुझे पता है। मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे बहुत कुछ पता है, थोड़ा बहुत पता है, उसमें से आप चीजें सीख लेंगे उस वीडियो को देख के। ठीक है, मैं टेस्टिमोनियल, कुछ मेरी जो हमारी पुरानी टेस्टिमोनियल्स भी है, नई टेस्टिमोनियल्स भी है, बहुत अच्छे से उसमें समझाया है, एक बार आप उसको देखिएगा। ठीक है, और जैसे बनाया है आप देखिएगा कि आपको भी एक हिंट मिल जाएगा उसमें। ठीक है, अच्छा एक चीज और हो गई। अच्छा, ये चीज भी दे रखा होता है एमआरआई के अंदर ना, हमें ये चीज देखना है, ये देखना है L1 L2 के सामने कितनी जगह है, L2 L3 के सामने कितनी जगह है, L4 L5 के सामने कितनी जगह है। तो आज की क्लास करने के बाद आप सभी लोग देखिएगा रिपोर्ट के अंदर क्या ये लिखा हुआ है, एपी कैनाल डायमीटर की बात करी गई है, तो लिखा हुआ है तो कितना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जब कैनाल का डायमीटर कम होता है तो कंडीशन वर्स होती चली जाती है। ठीक है, 6 से नीचे आते ही, 6, 7, 8, 8 तक भी आते ही हालत खराब होने लगती है पेशेंट की। ठीक है, लेकिन ठीक हो जाते हैं, समय देंगे बस। तो लेकिन एक जगह ये भी कई बार एमआरआई रिपोर्ट के अंदर इस तरीके से लिखा रहता है, बोले सर इसका मतलब क्या है, L1 के सामने इतनी जगह, L2 के सामने इतनी जगह है। तो देखो, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। ये हमें क्यों नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए मन के सामने कितनी जगह बची हुई है।
ठीक है, मनके के सामने बताती है। L1 वाले मनके के सामने कितना डायमीटर रह गया है, 15 mm का। क्या करेंगे उसका डायमीटर का जान के, क्योंकि हमें चाहिए डिस्क के सामने, डिस्क बल्ज जो हुई है उसमें कितना रह गया है। हमें मनके के सामने तब चाहिए होता है जब हमारा मनका टूट के आगे की तरफ खिसक जाता है, पीछे की तरफ खिसक जाता है, तब हमें चाहिए होता है। लेकिन नॉर्मल डिस्क के केस के जितने भी केसेस होते हैं, उन सारे केसेस के अंदर हम लोगों को ये वाला डायमीटर हमें चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? आज की क्लास करने के बाद बताइए आप सब लोग क्या देखना है, समझ गए? एपी कैनाल डायमीटर जाके देखो, लिगामेंटम, सॉरी लिगामेंटम मुंह से निकल गया मेरे, डिस्क बल्ज का जो बताया है वो सारी चीजें आप देखिए। ठीक है, आपका जो दूसरा बताया फोरामिनल कैनाल के बारे में जो बताया उसको आप जाके देखिएगा। रुकिए मैं देखता हूँ इसमें कुछ चीजें। हाँ देखो यहाँ पे भी बताया है मैंने। ठीक है, आज की क्लास के अंदर क्वेश्चंस हम ज्यादा नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो मेरा जो कोर टॉपिक है वो मैं कवर करवा रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला जो मनका है, ये मनका क्या है L5, ये वाला मनका क्या हो गया S1। तो ये वाली जो डिस्क है ये कौन सी डिस्क हो गई L5S1। तो हमें क्या देखना है, L5S1 के सामने कितनी जगह है, कितनी जगह बची हुई है, 8 mm का डायमीटर है। बताइए समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है L4L5, तो L4L5 का कितना है, 12 mm का डायमीटर है। तो ये वाला मन का क्या हो गया हमारा L4L5 का, इसके सामने की बात हो रही है। ठीक है, तो हम जब देखते हैं तो हमारा देखने का नजरिया ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? आज की क्लास कैसी लगी आपको? ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, काफी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। ठीक है, बेसिक से लेके कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद आप लोग, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं रिवीजन जरूर हुआ है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन के ऊपर आता हूँ। जी, कैसा रहा, समझ पाए सभी लोग, कनेक्ट कर पाए मेरे साथ, जितनी भी चीजें बताई हैं आज की क्लास के अंदर जोड़ पाए आप लोग? ठीक है, थम्स अप करिएगा अगर आप सभी लोगों को समझ में आया है चीजें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को देखकर कि आप लोग इतना मोटिवेट होके 10:30 बजने जा रहे हैं और सभी लोग इतना ध्यान से देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि 200+ हमारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ, और वो लोग छोड़ के नहीं गए, बल्कि नंबर हमारे बड़े हैं। ठीक है, और ये चीज दिखाती है कि आप लोग न्यूरोथेरेपी को सीखने के लिए कितने लालायित हैं, आप लोग जानकारी लेने के लिए कितना ज्यादा, मतलब होता है ना, उत्सुक है। ऐसा ही मैं था जब मैं आपकी जगह में था, जब मैं सीख रहा था ये सारी चीजें, जब हमें नहीं पता थी, मल्टीपल जगह रिसर्च कर रहे थे, पूरी पूरी रात बैठ के चीजों को कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन पढ़ाएगा, कैसे करके होगा। लेकिन आपके लिए समझिए कि बिल्कुल बहुत सरल तरीके से हमने चीजों को रख दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। ठीक है, सौरभ जी जी सर। आए आओ। ठीक है, पूछो किसी से कुछ, कोई क्वेश्चन वगैरह हैं किसी के तो 2-4 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। किसी की क्वेरी अगर है आज की क्लास को लेके, जैसे ऋतु जी सबसे पहले आपने हैंड रेज किया है, तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, बट एक एक करके जिनका नाम मैं लूंगा इसमें एक चीज सभी लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रीटमेंट के बारे में अभी मत पूछेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट अभी हम लोगों का टॉपिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है उसी के अंदर से अगर कोई डाउट है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो प्लीज उसी में से क्वेश्चन रखिएगा। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है जी, जी बताइए, कोई भी कुछ क्वेरी पूछना चाहता है? अब सौरभ जी। ऋतु जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? थैंक यू, थैंक यू। जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं क्लास अच्छी रही। ठीक है, हमने छोटी सी कोशिश करी कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप कनेक्ट कर पाए मेरे साथ। पहले ऋतु जी आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं या? जी जी बताइए। राम सर। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी सर, जैसे जी आपने बोला कि हम लोग मतलब कोई ऐसी बाल्टी उठा रहा है, खाली जी कुछ मतलब उठा रहा है या 2-4 किलो उठा रहा है, तो वो उसको डिस्क बल्ज हो गया, L4-5 में पेन आता है, तो वो MRI करवाने तो नहीं जाएगा एकदम से? हम कैसे जज करेंगे कि हम लोग भाई आगे आएंगे, उस सब पॉइंट पे ही चीजें क्या दर्द है? हम लोग सब चीजें आगे आएगी। सही, एक चीज हमारा रहेगा डायग्नोसिस का, जब मेरा टॉपिक शुरू होगा तो डायग्नोसिस का इस तरीके से रहेगा
कि आप लोग वो डायग्नोसिस करने के बाद पेशेंट को शायद एमआरआई की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, सर ने शायद कोई नहीं ना करवा सकता है एमआरआई। नहीं करवा सकता, मैं बिल्कुल मानता हूँ। कुछ सिम्टम्स चेक करके, कुछ चीजें पूछ के हम पता कर सकते हैं कि सीवियरिटी कितनी है। अगर वो सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं, उसके बाद जाके आपको करवानी है, अगर आपको लगता है तब। ठीक है, अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं तब आपको करवानी है, अनलेस एंड अनटिल तब आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं ठीक है, वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे वो सारी चीजें क्या है, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, क्या क्या चीजें हमें पता करनी है, पेशेंट के किस किस तरीके से हम लोग मूवमेंट चेक करना है, मसल्स की पावर को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। सर एक ठीक है, ठीक, क्वेश्चन पूछना था। जी मेरी ना सिस्टर आई हुई है, उसको मतलब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसके पैर में दर्द आ रही थी, पैर नीचे नहीं लग रहा प्रॉपर। तो जब हम लोग फिजियोथेरेपी के पास गए तो उन्होंने बोला कि साइटिका की पेन है। तो जी। क्या ऊपर उसको बैक पेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मतलब टांग में कोई दर्द नहीं आ रही, तो ये भी साइटिका की हो सकती है कि सिर्फ पैर में ही प्रॉब्लम आ रही है? मैं आपको जैसे ना ग्रुप में आज का जो सारथी वाला जो एक ग्रुप है, उसके हाँ अंदर जी। जैसे जो हमारा एक डिस्क्रिप्शन था, उसके नीचे 2 वीडियो की लिंक है मेरी। ओके। ठीक है, सर ने डाल दी है। हाँ ठीक है, जी। उसको आप देखिएगा, उसमें ना डायग्नोसिस बताया है कैसे करके आप बिना एमआरआई के, कि अगर किसी को डिस्क बल्ज है कमर में, जैसे हाँ L4 L5 में डिस्क बल्ज है, L5 S1 में है, तो कैसे हम पता करेंगे। सर्वाइकल का भी बताया है, बैक का भी बताया, 2 वीडियो है। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग उसको आप देखिएगा। मतलब ये ठीक है, नहीं ठीक साइटिका है, का हो सकता है ये भी? आप एक बार उसको टेस्ट करिए, जितने भी चीजें बताई हैं टेस्ट हाँ जी। करिए, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सर, आपकी क्लास नेक्स्ट बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट जी, थैंक यू। दीपालिका जी। नमस्कार बिंदु भैया। नमस्कार जी। हाँ, पटना बिहार से नवीन शर्मा। नवीन जी कैसे हैं आप? जी जी बताइए, दीपिका जी बताइए। दीपालिका जी पहले आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, प्रणाम सर। सर आपने बहुत ही अच्छी प्रणाम। तरह से समझाया। पर मुझे जी ये जी जानना थैंक है कि आपने जब एपी कैनल डायमीटर जो बताया, तो हर एक वर्टेब्रा के अलग अलग रहेगा सर क्या ये डायमीटर? देखिए, देखिए नॉर्मल, जैसे अब नॉर्मल व्यक्ति की मैं बात करूंगा, जैसे मेरी ही मैं बात करता हूँ एग्जांपल के तौर पे, कि जब हम लोग स्पाइन का जब एनालिसिस करते हैं, जब आप एमआरआई कराते हैं, तो सबका एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। L1 L2 का सपोज करिए 12 हो गया, L2 L3 का आपका 14 हो गया, L4 L5 का आपका 16 हो गया, तो ऐसे करके आपको वेरिएशन एक दो mm का मिल जाता है। लेकिन अगर आपको वो वेरिएशन डिफरेंस बहुत ज्यादा मिल रहा है, जैसे आपके 12 सारे जो डायमीटर है वो 12 13 पे है, 14 है, 16 है, लेकिन एक डायमीटर आपका 6 है, तो 6 नॉर्मल नहीं है। 6 कब हो सकता है? जब वो कैनाल के अंदर आपकी डिस्क चली गई होगी अच्छी खासी। ठीक है, तो सर तो एक हमें मिनट फिर से मुझे ये थोड़ा जानना है, ये बीच का रास्ता बता रहे हो या पर हर देखिए, अलग अलग वर्टेब्रा के डायमीटर? वर्टिब्रा के, देखिए मैं जो बता रहा हूँ, जैसे जब हम इस कैनाल को देखते हैं, ठीक है, कैनाल को देखते हैं, जैसे ये कैनाल है हमारी, जैसे ये कैनाल है हमारी, ये कैनाल है, ठीक है, ये कैनाल आप देख पा रहे हैं, तो ये हाँ कैनाल जैसे एक एक रास्ता है, एक डिस्क के सामने रास्ता है, ये डिस्क के सामने कितनी जगह है। हम जो बात कर रहे हैं एपी कैनाल डायमीटर की, ये डिस्क के सामने बात कर रहे हैं, हम मनके के सामने बात नहीं कर रहे हैं। डिस्क के सामने हमेशा जगह कम होती है। समझ पाए आप, कनेक्ट कर पाए मेरे साथ? हाँ जी, हाँ जी, जब हाँ डिस्क बल्ज हो जाएगी तो ऐसे करके हो जाएगी, ये कैनाल के सामने जो रास्ता था वो रास्ता छोटा हो गया। तो एपी कैनाल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये है उसका मतलब। जब आप वर्टिब्रा की बात करेंगे तो L1 के सामने कितना है, L2 के सामने कितना है, तो वो आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप सिर्फ कैनाल का डायमीटर को देखकर आप बता देंगे कि अब आज के बाद कि L4 L5 में ही है, ये देखो ये कैनाल का डायमीटर कम हो गया आपका। लेकिन कैनाल का डायमीटर किस तरीके से, एपी कैनाल का डायमीटर कम हुआ है, पेशेंट को जब अब आप समझाएंगे तो भी इस तरीके से समझाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट विनीता जी, आप हैंड रेज किए, अगर आज की क्लास से कोई क्वेरी है तो आप। प्रणाम सर। प्रणाम 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 जी, वेस्ट बताइए। बंगाल से विनीता बोल रहे थे सर। जी जी बताइए। सर बोल रहे थे, जैसा आपने कहा कि हम लोग को बहुत भरोसे के संग बोलना चाहिए कि हम आपको ठीक कर देंगे, जैसा कि हम नोट देखेंगे उनका सारा कुछ। पर सर ये होता है, बट अगर सर एज अगर उनका वैसा हो या और भी बहुत सारा डिजीज हो सर, तो वो भी तो सर मायने रखता है ना सर, रिकवरी में देखिए, उनका क्या? आपको, आप जब बात कर रहे हैं ना पेशेंट से, तो ठीक करने का अर्थ क्या है ये आपको बताना पड़ेगा उनको। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, एक केस का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक 65-70 ईयर्स की वो लेडी थी, घुटने की, दोनों घुटने की सर्जरी बताई थी।
और उनके जो हस्बैंड थे वो भी अच्छी पोस्ट से रिटायर थे। उन्होंने पूछा सर कितना समय लगेगा ठीक करने में। तो मैंने उनसे पूछा, डायरेक्ट पूछा, तो ठीक करने का अर्थ क्या आप समझ रहे हैं, ठीक करने का अर्थ क्या है आपके हिसाब से? तो मैंने उनसे उन्होंने कहा कि ठीक करने का अर्थ है कि जो दर्द हो रहा है वो ना हो। मैंने उनको बिल्कुल क्लियर कहा, देखिए हम आपके घुटने को नया नहीं बना पाएंगे, हम अपने घुटने को 18 साल का तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो दर्द है उठने बैठने में, जो चलने फिरने में जो दिक्कतें हो रही हैं, वो दिक्कतें कम हो जाएंगी। ठीक है, सर्जरी तो देखिए, सर्जरी वाला कंडीशन कब आती है, जब कंडीशन बिल्कुल वर्स होगी। तो आप भी जब किसी भी ओल्ड एज पेशेंट को डील कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ठीक होने का अर्थ क्या है। जो वो बेसिक काम नहीं कर पा रहा है ना, आप उनसे पूछिए कि क्या आप ये उठ के आप जा पाते हैं, आप सारा काम कर पा रहे हैं क्या घर का, कर पाती हो? तो आप बताएंगे नहीं कर पाती हो। तो आप यही कर पाओगे। तुम ये कहोगे कि मैं सारा भारी भारी काम कर लूं, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है सर जी? यही केस मेरे साथ हुआ सर। एक मैम थी, होगा उनका होगा। एज भी हो गया और उनका सर दोनों घुटने का ऑपरेशन बोल दिया, पर 4 मंथ में सर उनका सूजन चला गया, वो चलने फिरने लगी, उनका बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। बट सर जब रिपोर्ट कराया गया तो सर कार्टिलेज वैसे का वैसा, मतलब जो रिपोर्ट पहले था वो खराब नहीं हुआ सर, एज इट 4 महीने से वो रुका था। पर उन लोग को वो देख के कि मैम रिपोर्ट में तो थोड़ा सा भी अंतर नहीं आया, देखो पर मैं, आराम बहुत हुआ सर। आप देखिए अभी जैसे मैं अपना केस बताता हूँ, जैसे जिनके पास मैं जा रहा था 3 महीने के बाद उनके हस्बैंड बोले यार क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, कोई आराम नहीं है, ये है वो है, ठीक नहीं हुई है, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, अभी तक ये दिक्कत है। फिर मैंने कहा माँ जी को बुलाओ पहले। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू करा, हमेशा ऐसे ही होता है, आपको रिपोर्ट से ज्यादा पेशेंट से आप कंसल्ट करिए। मैंने उनसे पूछा कि माँ जी आप अच्छा ये बताओ, जैसे अभी आप चल के आई हो, ऐसे चल के आ पाती थी पहले 3 महीने पहले? बोले नहीं आ पाती थी। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी आप आधा घंटा नीचे जाके वॉक करती हो, क्या पहले वॉक कर पाती थी? वो बोली नहीं सर नहीं कर पाती थी। फिर मैंने पूछा कि अभी जैसे आप खड़े होकर खाना बनाती हो, क्या पहले बना पाती थी? बोले नहीं बना पाती थी। फिर उनके हस्बैंड नरम पड़ गए, बोले नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आराम तो मिला है, लेकिन ठीक कब होंगी? फिर हाँ मैंने ये कहा था कि ठीक होने का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप, कि ठीक होने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि मेरे घुटने जैसा बन जाएगा क्या उनका घुटना? ठीक है, ठीक होने का अर्थ बस इतना सा है कि ये डेली बेसिस के जो काम है ये सारे काम कर पाएंगे, बस बात खत्म। ठीक है, यस एक्सरसाइज सर। करना कंपलसरी है, सारी चीज। आप इसमें क्या है, आपका आपका आप कमजोर कहाँ पड़े, पहले दिन जब आप ये सारी चीजें बता देंगे उनको, तो वो कभी आपको आगे चल के परेशान नहीं करता पेशेंट। और हमेशा ध्यान रखो पेशेंट ने क्या बोला था पहले दिन, ये याद रखो। मैं वो याद रखता हूँ हमेशा। कई पेशेंट ऐसे आए हैं 15 दिन हो गया ट्रीटमेंट के बाद, बोले सर कोई आराम नहीं है। फिर मैं पूछता हूँ, मेरे क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ पेशेंट से। मैं पूछता हूँ कि सर जैसे आप पहले बेल्ट लगा के काम करते हैं, आप करते हैं वैसे? बोले नहीं सर। पहले जैसे 4 बार बैठ के आते थे मेरे पास, अब बैठ के आता हूँ? बोले नहीं सर नॉर्मली आता हूँ अब तो। ठीक है, तो ये सारे जब चीजें हमने पूछा और बताया, वो फिर बोले नहीं सर एक पॉइंट का दर्द रह गया बस। ठीक है, आप ये समझिए कि वो पहले कह रहा था ठीक नहीं हुआ, अब कह रहा है एक पॉइंट का दर्द है। ठीक है, तो आपके अगर कंसल्टेशन वीक रही, हमेशा ध्यान रखना पेशेंट आपको दबाने की कोशिश करेगा, पेशेंट ये कोशिश करेगा कि ये कैसे करके मैं बोलूं कि इससे ये मुझे ठीक नहीं कर रहा, पैसे वापस कर दे मेरे। सर नहीं सर, वो पूरा एक्सेप्ट कर रही हैं कि नहीं उनका अच्छा हुआ, बहुत फुर्ती है, बहुत हाँ कुछ हुआ, बस बट वही बस रिपोर्ट वही में कुछ करवाना नहीं है, आया, वहां अटक रही वही है। करवाना है, वही सर करना है। अरे रिपोर्ट में तो रिपोर्ट को कुछ छोड़ नहीं दो, आया, बोले मैम इतना रिपोर्ट जल्दी को नहीं छोड़ आएगा। दो, रिपोर्ट को लाइव छोड़ दो। ठीक है, चलिए बस। ठीक है विनीता ठीक है जी, सर, थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर। हो रही है। जी नेक्स्ट हमारे साथ अरविंद सर भी जुड़े हुए हैं, तो जी। मैं उनको भी इनवाइट करता हूँ, वो भी आके कुछ मार्गदर्शन करे सभी का। जो जी क्वेरी अगर आ रही है बिंदु सर और हाँ जी अरविंद हाँ सर जी हाँ, दोनों मैं आके। थोड़ा सा फिर ब्रेक ले लूंगा फिर। ठीक हाँ है, अरविंद जी कैसे हैं? नमस्कार। बढ़िया सर, बिंदु सर, बड़ा अच्छा लगा आज आपकी क्लास करके। लास्ट भी क्लास करी थी मैंने आपकी, जी जी बहुत जी अच्छा लगा था उस क्लास में भी, और जी। आज की क्लास में भी अच्छा लगा। सभी को नमस्ते, सभी को बढ़िया है, सब लोग मजे में हैं। चलिए एक बार बता दीजिए, मजा आया सर की क्लास में आपको सब लोगों को? यस बहुत यस, मजा आया बड़े सर, बहुत मजेदार मजा था। आया। और आपके यहाँ सुन के और मजा आ गया सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर नमस्ते सर। देखिए मैं एक छोटी नमस्ते सी चीज बताऊंगा आप लोगों को। सब एक साथ माइक ऑन नहीं करें, इससे दिक्कत होती है, एक एक करके करें। सर अरविंद आप सर, माइक 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 ऑन कर लीजिएगा। अरविंद जी आपका माइक ऑफ हो अरविंद गया। सर आपकी माइक। हाँ जी जी जी, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो बिंदु सर ने काफी अच्छा पढ़ाया, सब लोग, हम सब लोगों को बड़ा मजा आया। हमने उनको बताया भी कि हमें बड़ा मजा आया उनकी क्लास को करने में। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है
कि हम सीखने की सभी चीज कोशिश करते हैं कि हम पूरा सीख लें, लेकिन आप थोड़ा भी सीख पाते हैं ना तो भी बहुत अच्छा है, कोई जी। फर्क नहीं पड़ता। यदि आप आज थोड़ा सीख गए ना, आप थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे आज सर ने नर्व और नस के बारे में बताया हम लोगों को, एपी डायमीटर के बारे में बताया, डिस्क के बारे में बताया, वर्टेब्रा के बारे में बताया। हमें कभी थोड़ा थोड़ा भी पता होता है ना, हो सकता है कुछ नए लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन भी आए, लेकिन वो लगातार इस चीज से जुड़े रहेंगे ना तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक समय के साथ क्लियर हो जाएगी। कभी कभी क्या हम उसी समय नहीं सीख पाते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान देते हैं ना तो आने वाले समय में क्लियर होती है। जैसे कि आज हो सकता है कि आप एपी डायमीटर के ऊपर शायद इतना ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन आने वाले समय में जब आप रिपोर्ट्स देखेंगे, उसकी थोड़ी स्टडी करेंगे, थोड़ा नेट से और भी उसके बारे में रिसर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। पहली बार में चीजें क्लियर नहीं होती है, थोड़ा समय लगता है इन चीजों को क्लियर होने में, सभी को समय लगता है। आप अपने आप को भी समय दें, जब आप अपने आप को समय देंगे ना तो ये आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया सिद्ध होगी। आपकी न्यूरोथेरेपी वाली लाइफ में ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल चीजें रखाएगी। और बिंदु सर ने वास्तव में उनका पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल होता है, वो बड़े आराम से, बड़े प्रेम से, बड़े सिंपल तरीके से हम सब लोगों को पढ़ाते हैं। हम सब लोगों ने उनका धन्यवाद करने के बाद मैं फिर से एक बार उनका वापस से धन्यवाद करूंगा कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हम लोगों को। और मुझे लगता था कि यार हर न्यूरोथेरेपिस्ट की लाइफ में ये चीजें होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वर्टेब्रा क्या होता है, डिस्क क्या होती है, बिल्कुल। डायमीटर क्या होता है, इन चीजों के बाद में। और सर ने बहुत अच्छी बात कही, इस बात पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या हमें कुछ बड़े वर्ड्स का यूज करना पड़ता है हमारी लाइफ के अंदर एक पेशेंट को समझाने के लिए, फिर बाद में आप उसको आसानी से समझा सकते हो। उससे वो आपके प्रति क्या उसको लगता है कि यार हम, मुझे जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वो चीजों को जानता है बहुत अच्छे से, उसको ट्रस्ट होता है आपके प्रति। तो कोशिश करें आप इन वर्ड्स को सुनने का। देखो जब मैं न्यूरोथेरेपी पहली बार करी थी ना मैंने,